तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसे रिकमेंड किया था, जिसकी वजह से मैं सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। तो हालांकि इसकी फोटोज जो है वो लॉन्ग स्ट्रिप में है, लेकिन आपको काफी मजा आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरो को दिखाते हैं, जैसा कि बाकी सीरीज में होता है। हमारा हीरो यहाँ पर रीइंकार्नेट होता है। तो रीइंकार्नेट होने के बाद वो एक पेड़ के नीचे उड़ता है, अपनी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, मैं जिंदा कैसे हूँ। वो साइड के ऊपर जाता है, जाकर वहीं पर एक नदी होती है, उसके अंदर से पानी पीता है। जब वो पानी पीता है तो साथ ही उसके अंदर अपना चेहरा देखता है, तो वो उल्टी कर देता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन है, ये मेरी बॉडी तो नहीं है, ये तो किसी और की बॉडी है। तो वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे शांत होना होगा, शांत होना होगा। मैं यहाँ पर पहले सोचता हूँ क्या यहाँ पर हुआ क्या। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरे पास जब एक बीस्ट हुआ करता था, मेरा महान खून, यानी कि इसके पास एक बड़ी सी मड फिश हुआ करती थी, जिसको इसने कल्टीवेट करने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था। और साथ ही इसने अपने कुंचान को एक निर्वाणा स्किल मास्टर करवाया था। एक ऐसा स्किल जब उसका बीस्ट मास्टर मर जाएगा तो उसके मरने के बाद वो कुंचान जो है अपना सेक्रीफाइस देकर अपने मास्टर को दोबारा से रीबॉर्न करवा देगी, और उसका मास्टर पूरे 1 साल के बाद दोबारा किसी नए शरीर के अंदर दोबारा से रीबॉर्न हो जाएगा, जिस तरह के अभी यहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न हो गया है। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर 1 साल के बाद रीबॉर्न हो गया हूँ, और पूरा 1 साल गुजर चुका है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही वो उदास हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं 1 साल पहले मर गया था। तो वो साथ ही कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 1 साल पहले कैसे मर सकता हूँ, क्योंकि 1 साल पहले तो मैं वहां पर एवोल्यूशन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, यानी कि जहाँ पर जो हमारा ब्रेक थ्रू है उसको एवोल्यूशन का नाम दिया गया है। तो वो अपनी जो कुंचैन था उसको यहाँ पर महान लेवल पर, अल्टीमेट लेवल पर पहुंचाने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन उससे पहले जहाँ पर किसी ने उसे बैक स्टैब किया, तो वो कहता है किसी न किसी तो मुझे वहां पर धोखा दिया है, जिसकी वजह से मैं मरा हूँ। कि मेरा जो बड़ा सा बीस्ट यानी कि मेरी जो मड फिश थी वो इस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि वो हर एक चीज को डिवावर कर सकती थी, उसके आम सामने आने वाली हर एक चीज को वो डिवावर कर जाती। पर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे। अब मुझे यहाँ पर ये सोचना होगा किसने मुझे धोखा दिया। फिर साथ ही वो कहता है पहले मुझे इस बॉडी के बारे में सोचना होगा कि आखिर किसकी बॉडी है, आखिर इसका ओनर कौन था, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या कर रहा है। इस वक्त तो काफी कुछ अजीब लग रहा है, और इसी के साथ साइड के ऊपर से कदमों की आवाज आती है। तो साइड के ऊपर से कुछ लोग झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलते हैं, वहां पर काफी सारे गार्ड्स होते हैं। तो वो लोग कहता है कि हमें वो मिल गया, हमें वो मिल गया। जब किसी के साथ ही हमारा हीरोइन की तरफ देखता है और कहता है कि इनके कपड़े जाने पहचाने लगते हैं, लगता है कि ये लोग यहाँ पर व्हाइट पैलेस से आए हैं। लोगों से रास्ता पूछ सकता हूँ या फिर इनसे इस बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि व्हाइट पैलेस के गार्डियन प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करें, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही व्हाइट पैलेस का गार्डियन कैप्टन जो होता है अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम महान ठरकी कहीं के, जल्दी से बताओ कि हमारी यंग मिस कहाँ पर है। तो ये बात सुनते ही हमारे हीरो को वहाँ पर एक झटका लगता है। वो कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मैं अभी भी यहाँ पर इस बॉडी में रिबॉर्न हुआ और मुझे पता चल रहा है कि ये बॉडी का मालिक एक बहुत बड़ा ठरकी, और साथ इसने किसी की यंग लेडी को भी अगवा कर लिया है। कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम लोग मुझे कुछ और समझ रहे हो। तो वो कहता है कि हम तुम्हें कुछ और नहीं समझ रहे, बल्कि तुम वही ठरकी ल्यू वैंग हो, तुम वही हो, हमें पता है कि तुम वही हो। साथ ही अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारा ल्यू वैंग जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले इनसे बचना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला इन सभी लोगों को बीट नहीं कर पाऊंगा, और ऊपर से मेरे पास डिमोनिक बीस्ट भी नहीं है। फिर साथ ही वो अपनी बॉडी की तरफ देखता और कहता है कि मुझे लगता है कि इस ओरिजिनल बॉडी के मालिक के पास इस वक्त 2 डिमोनिक बीस्ट हैं, तो चलो इन्हीं को यूज करके देखते हैं। तो वो कहता है मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर अपने डिमोनिक बीस्ट को यूज करना पड़ेगा। जबकि वो सभी लोग जो होते हैं वो और भी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और कहता है कि अपने डिमोनिक बीस्ट को बुलाने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा ल्यू वैंग जो होता है अपने पास से दोनों डिमोनिक बीस्ट को बाहर निकालता है। सबसे पहले वाले को निकालता और कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पास जो भी डिमोनिक बीस्ट होगा वो काफी ज्यादा स्पेशल होगा। और जैसे वो वहां पर डिमोनिक बीस्ट को रिलीज कर रहा था, वो शेप ले रहा था, तो वो कहता है कि इसे देखकर लगता है कि ये एक वाइल्ड बीस्ट और बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हालांकि साइज काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन मैं इसको यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पुरानी लाइफ में एक महान बीस्ट मास्टर रह चुका हूँ, एक बीस्ट एम्परर रह चुका हूँ, तो मैं बड़ी आसानी से इसको टेम कर पाऊंगा। लेकिन जैसे वहां पर वो बीस्ट अपीयर होता है, तो वो सभी लोग आगे से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक छोटा सा डॉगी होता है। और इसी के साथ ही वो डॉगी जो होता है वो भागता हुआ ल्यू वैंग की तरफ आगे बढ़ता है, जाकर उसकी टांग के साथ जाकर आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इसका डॉगी भी इसी की तरह बहुत बड़ा ठरकी है। तो ल्यू वैंग कहता है कि यहाँ पर क्या बकवास हो रही है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये ठरकी है, लेकिन इसका तो कुत्ता भी ठरकी है, यानी कि इसका बेस भी बिल्कुल उसी के जैसे ठरकी निकला। और ऊपर से वो गार्ड्स भी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि देखा, हमें पता था, हमें इसके ऊपर पूरा शक था कि यही वो ठरकी इंसान है जिसने हमारी लेडी को अगवा किया है, इसका तो बेस भी ठरकी है। तो इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है ल्यू वैंग फिर से अपने दूसरे बेस को निकालता और कहता है कि यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी दूसरे बेस को यूज करना। और साथ ही वो कहता है गॉड प्लीज यहाँ पर कोई अच्छा सा बेस दे दो। और इसी के साथ ही वो बेस निकलता है, तो वो एक वाइन बेस्ड होता है। तो वो कहता है कि ये तो स्पिरिचुअल वाइन वुड बेस बेस्ड है, तो लगता है इसे यूज किया जा सकता है। तो वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से अटैक करो। और उसने, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल मास्टर की बॉडी थी, उसने यहाँ पर बेस को इसी तरह से ट्रेन किया था कि वो ठरकी इंसान था। और इसी के साथ उसका बेस वहां पर सबसे पहले लड़की को पकड़ता है, और लड़की को इस तरह से पकड़ता है कि उसकी बॉडी के अंदर, उसके कपड़ों के अंदर से भी उसके बूबीज नजर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके अपने साथी वहां पर उनके नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और ये देखकर हमारे ल्यू वैंग को भी झटका लगता है। वो कहता है कि ये कमीना तो वाकई में ठरकी निकला, मैं तो वैसे ही सोच रहा था, इसके दोनों के दोनों बेस भी उसी की तरह है, और उसने दोनों बेस को बिल्कुल इसी तरह से ट्रेन किया हुआ है। इसी के साथ ही वो व्हाइट पैलेस के गार्ड्स जो होते हैं उनके दोनों बेस के ऊपर अटैक करते हैं, और पहले वाले की वाइन्स काट देते हैं और डॉगी के ऊपर अटैक करते हैं, तो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो ल्यू वैंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ, और साथ ही वहां पर उसके चिल्लाने की आवाज आती है और फिर उसे रस्सियों में बांध लिया जाता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है कमीने कहीं कि आप जल्दी से बता कि हमारी लेडी कहाँ पर, हमारी यंग लेडी को कहाँ पर रखा है। तो ल्यू वैंग कहता है कि मैंने कहा ना कि ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन तो करने दो। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर साथ ही एक लड़का साइड के ऊपर से आता है और कहता है कैप्टन यहाँ पर साइड के ऊपर हमें घर मिला है, लगता है कि वो इस ठरकी का घर है, चले वहीं पर चल के चेक करते हैं। इसके साथ ही वो कहता है कि इस ठरकी को भी अपने साथ ले आओ, और वो ल्यू वैंग को भी अपने साथ लेकर उस
घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जाकर चेक करते हैं, उसका कोना कोना चेक कर रहे होते हैं। तुम्हारा लियू वैंग कहता है कि देखो मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कैप्टन फिर से उसके मुंह पर पंच मारता और कहता है कि बकवास बंद करो और बताओ कि हमारी यंग लेडी कहाँ पर है, तुमने उसे कहाँ पर छुपाया है। तो लियू वैंग चलाकर उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ इतनी रूडली क्यों बिहेव कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी यंग लेडी को नहीं छुपाया, ये घर तुम्हारे सामने है, जहाँ पर क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? वैसा तो नहीं है कि घर के पीछे कोई बेसमेंट है जिसके अंदर मैंने तुम्हारी यंग लेडी को छुपा कर रखा हुआ है। इसी के साथ ही एक लड़का बाहर से आता और कहता है कि सर हमें यहाँ पर घर के पीछे एक बेसमेंट मिली है। तो हमारा हीरो लियू वैंग कहता है कि लग गई मेरी, तो यहाँ पर घर के पीछे बेसमेंट कौन बनाता है? और इसी के साथ ही वो लोग घर के पीछे बेसमेंट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर काफी सारी लड़कियां होती हैं। तो उसने वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा होता है। तो उनमें से लड़की नीचे जाती है, जाकर सभी लड़कियों को निकाल दिया, स्पेशली अपनी यंग लेडी को भी बाहर निकाल लेती है। सभी लोग उसके सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं कि यंग लेडी क्या आप ठीक हैं? तो लियू वैंग कहता है कि मुझे तो लगा कि आप यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैं तो अभी यहाँ पर अभी भी जिंदा हुआ और दोबारा यहाँ पर 1 घंटे में मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ही कैप्टन अभी तलवार निकालता है, लियू वैंग की गर्दन पे रखता है और कहता है मैं इसको यहाँ पर इस क्राइम की सजा दूंगा, इसने हमारी यंग लेडी को किडनैप किया, इसका गला काटा जाएगा। तो लियू वैंग सोच रहा होता है कि यार ये तो मेरे साथ ज्यादती है, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है दोबारा से रीबॉर्न हुए और अभी मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। जबकि यंग मिस उसे कहता है कि रुक जाओ, इसको मारना मत। कैप्टन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कि मैं इसे मरा हुआ नहीं देखना चाहती, बल्कि इसे मेरे साथ लेकर आओ, मैं इसे टॉर्चर करूंगी, इसे मेरे पैलेस में लेकर आओ। तो वो गार्ड्स जो होते हैं वो लियू वैंग को पकड़ते हैं और यंग मिस के पैलेस के अंदर ले जाते हैं और जाकर उसे पहले एक जेल के अंदर बंद किया गया होता है और जेल के अंदर उसे चेन्स के साथ बांधा गया होता है। तो लियू वैंग कहता है कि मेरे दोनों बीस की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वैसे लास्ट फाइट में दोनों बिला वजह जख्मी हो गए थे, अगर वो ठीक भी होते तभी वो यहाँ पर से मुझे निकलवा नहीं सकते थे। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। फिर साथ ही दरवाजा खुलता है और वहाँ पर से गार्ड अंदर आता है। कैप्टन उसे कहता है कि हमारी मास्टर ने तुम्हें बुलाया है और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर वहाँ पर से पैलेस के रूम की तरफ चल पड़ता है। जबकि लियू वैंग उसे कहता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, बताओ तो सही, कौन सी जगह के ऊपर जाकर मुझे मारने वाले हो? तो वो कहता है कि अपना मुंह बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। और इसी के साथ ही वो उसे एक मेन रूम के बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुको और उसके बाद लेडी जब बुलाएंगी तब अंदर जाना। और इसी के साथ ही वो उसे अंदर भेज देता है और कहता है कि अब जल्दी से अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद वहाँ पर काफी सारा अंधेरा होता है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर यंग लेडी सामने बैठी होती है, वो उसके लिए मोमबत्ती जलाती है और उसे कहती है ठरकी कहीं के तुम कैसे हो? तो हमारा लियू वैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या करवाना चाहती हो, क्या तुम मुझे टॉर्चर करना चाहती हो? तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जान से क्यों नहीं मारा, उस वक्त मैं गार्ड से तुम्हें मरवा सकती थी। तो लियू वैंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जेनरस लेडी हो और तुम यहाँ पर छोटी सी गलती की वजह से मुझे माफ कर दोगी और मुझे यहाँ से जाने दोगी। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लियू वैंग, तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, अगर तुमने मेरे पानी के अंदर पॉइजन नहीं मिलाया होता तो फिर मैं कभी भी यहाँ पर बेहोश नहीं होती, तुम्हारे उस पॉइजन की वजह से मैं बेहोश हुई जिसकी वजह से तुम मुझे टच कर पाए हो। तुम्हारा लियू वैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही यंग लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज से पहले किसी ने मुझे इतनी बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे हाथ लगाया है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सिंपली जान से मार डालूंगी तो मेरे गुस्से को शांत करने के लिए इतना काफी नहीं रहेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें हमेशा के लिए इसी फोर्ट्रेस में रखना चाहती हूँ, आज के बाद से तुम यहीं पर इस जगह पर रहोगे और मेरे गुलाम बनकर रहोगे। तो यंग लेडी जो होती है वो हमारे लियू वैंग से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ, साथ ही वो अपने बीस्ट को भी रिलीज करती है जो कि एक बड़ा सा व्हाइट स्नेक होता है। तो यंग लेडी उसे कहती है कि चुपचाप यहाँ पर मेरे गुलाम बन जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जबकि हमारा लियू वैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा नौकर बनने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, मुझे तो खाना पकाना नहीं आता, कपड़े धोने नहीं आते, क्योंकि हमेशा से नौकरी मेरे कपड़े धोते रहे, मुझे खाना बनाकर देते रहे हैं, इसी वजह से मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए सूटेबल नहीं हूँ, तो प्लीज यहाँ पर से मुझे जाने दो। इसी के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जब वो जा रहा था तो यंग लेडी बहुत सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? और साथ ही वो अपने स्नेक जिसका नाम उसने बाई चैन रखा होता है उसे कहती है कि जाओ जाकर इसे सबक सिखाओ। तो उसका बड़ा सा व्हाइट स्नेक यानी कि बाई चैन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जाकर अपना मुंह खोलकर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लियू वैंग जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है और उसके अटैक को अवॉइड करता है। तो यंग लेडी उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर इसे फाइट करने वाले हो? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर से जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें यहाँ पर बाई चैन को हराना पड़ेगा, अगर इसको हरा दोगे तो फिर यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ ही हमारा लियू वैंग कहता है तो फिर मुझे भी यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही वो अपने पास से अपने दोनों बीस्ट को निकालता है। जैसे वो दोनों बीस्ट को निकालता है तो वो सो रहे होते हैं, तो वो उनसे कहता है कमीनों कहीं को जल्दी से उठ जाओ, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्या तुम अपने नए मास्टर को यहाँ पर मरता हुआ देखना चाहते हो? तो वो दोनों जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं। तो लियू वैंग कहता है कि यही वक्त है, अब से मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ, अपने नए मास्टर को बचाने के लिए तुम्हें इस बड़े से स्नेक भाईचंद को मारना होगा, तुम्हें यहाँ पर अपने फुल स्किल्स को यूज करना होगा, जो भी स्किल्स तुम्हारे पास है मुझे दिखाओ। तो इसी के साथ ही वो दोनों भी बहुत ज्यादा पंप अप हो जाते हैं और बहुत से गुस्से के साथ जल्दी से आगे की तरफ जंप करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही व्हाइट स्नेक जो होता है सबसे पहले उस पौधे को अपने मुंह में पकड़ लेता है, जबकि डॉगी साइड के ऊपर जंप कर जाता है। और ये देखकर लियू वैंग चिल्लाकर कहता है कि ये क्या, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। लेकिन जैसे वो उस पौधे को अपने मुंह के अंदर लेता है, इसी के साथ ही वो पौधा बीज जो होता है अपनी बेलें निकालता है और इसी के साथ उसके मुंह को बाइंड कर लेता है, ना सिर्फ मुंह को बल्कि उसकी पूरी बॉडी को वहां पर पूरी तरह से बाइंड कर लेता है, बिल्कुल वही सेक्सी तरीके से जिस तरह उसने लड़की को वहां पर बाइंड किया था। जब वो उसे बाइंड कर लेता है तो इसी के साथ ही अब डॉगी जहां पर अपने स्किल्स दिखाने के लिए भागता हुआ आगे बढ़ता है और सीधा उसके मुंह की तरफ जंप करता है और जैसे ही उसके मुंह के करीब पहुंचता है अपनी टांग उठाकर उसके ऊपर सूसू कर देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक जो होता है थोड़ी देर के लिए होश खो देता है और वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर तो यंग लेडी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है इस कमीने ने मेरे सांप के ऊपर सूसू कर दी। लियू वैंग खुद काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर इसने बहुत ही घटिया स्किल को यूज किया, लेकिन कम से कम ये काम कर गया। और इसी के साथ ही यंग लेडी जो होती कहती है तुम लोग यहाँ पर मेरे लेवल 5 के स्नेक का मुकाबला इन छोटे से न्यूबीज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही वो स्नेक के स्किल को एक्टिवेट करती है जो कि बर्निंग स्केल होता है। जैसे वहां पर उसके स्किल को एक्टिवेट करती है तो उसके स्केल्स बर्न होते हैं, यानी कि जलना शुरू हो जाते हैं और उसके ऊपर जितनी बेलें होती है वो सारी कट जाती हैं। मुंह के अंदर जो वाइन बीस्ट होता है वो वाइन बीस्ट जो होता है वो भी जल जाता है और बेचारे को वो सामने की तरफ फेंक देती है और वो डॉगी के साथ जाकर टकराता है, डॉगी भी जाकर पत्थर के साथ टकराता है, दोनों वहां पर बेहोश हो जाते हैं।
हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि अब यहाँ पर मेरे दोनों बीस्ट हार चुके हैं, मुझे फाइट करनी पड़ेगी। यंग लेडी उसे कहते हैं कि ल्यू फेंग अब यहाँ पर तुम किससे फाइट करोगे, हमारे दोनों बीस्ट तो यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं, क्या तुम खुद फाइट करोगे। और बाईचांस से कहती है कि बाईचांस जाओ इसके ऊपर अटैक करो। तो ल्यू फेंग जो होता है उसके मुंह को पकड़ लेता है, उसके दोनों जबड़ों को वहां पर पकड़ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही बाईचांस पॉन्ड के अंदर गिर जाता है। जब वो पॉन्ड के अंदर गिर जाता है तो वो कहता है मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं मार सकता, कभी मैं यहाँ पर एक महान बीस्ट एम्परर हुआ करता था और आज यहाँ पर एक छोटे से स्नेक हाथ उसमें मार नहीं सकता, काश मेरी कुनपेंग मेरे पास होती, यानी कुनचैन मेरे पास होती। जब वो पानी के अंदर डूब रहा था तो उसी के सारे साइड के ऊपर से कुछ दिखाई देता है। वो देखने के बाद हमारा ल्यू फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे झटका लगता है। जबकि बाहर की तरफ दिखाता है कि यंग लेडी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अब हारने वाले हो, तो अभी भी तुम्हारे पास यहाँ पर मौका है, मेरे गुलाम बन जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तुम यहाँ पर सरेंडर करोगे या फिर तुम अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। तो इसी के साथ हमारा ल्यू फेंग जो होता है वहां पर जो पानी के अंदर उसे एक मछली मिलती है, वो एक मड फिश होती है, वो उसको टेम कर लेता है और उसको अपना बीस्ट बना लेता है और उसको यूज करता है। ये देखने के बाद वो लड़की यानी कि यंग मिस जो होती है वो देखकर काफी हैरान तो होती है कि इसने यहाँ पर मड फिश को टेम कर लिया। फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इसको टेम करने का कोई फायदा ही नहीं है, ये सबसे बेकार बीस्ट है। जिस तरह का स्पिरिचुअल बीस्ट जो है ये किसी स्टूपिड के हाथ ही होगा जो कि इसको टेम करेगा। और साथ ही यंग लेडी उसे कहती है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर स्टोरी के बारे में नहीं सुना। ल्यू फेंग से कहता है कि तुम किस स्टोरी की बात कर रही हो। तो वो उसे कहता है कि ये स्टोरी आज से तकरीबन 1 साल पहले की है। 1 साल पहले यानी कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट एम्परर हुआ करता था जो कि जाओ क्लैन से था। उसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मड फिश को अपने लिए ट्रेन किया हुआ था। उस मड फिश को उसने उस लेवल तक पहुंचा दिया जहाँ पर वो अल्टीमेट गार्ड लेवल पर पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके बाद उस मड फिश ने अपने ही मास्टर को खा लिया और अपने मास्टर को खाने के बाद से गवर्नमेंट ने यहाँ पर मड फिशेस को बैन कर दिया। जहाँ पर आसपास जितनी भी मड फिशेस थी उन सभी को मरवाने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ ताकि सिर्फ और सिर्फ यही एक मड फिश है जो हमारे पॉन्ड में सीक्रेटली मेरे भाई ने पाल रखी है। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस बारे में पता चल गया कि यहाँ पर एक मड फिश है तो वो इसे भी आकर मार डालते, क्योंकि यहाँ पर मड फिश के बारे में ये अनाउंसमेंट की गई है कि इसे पालतू जानवर नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इसे टेम नहीं किया जा सकता। तो तुमने यहाँ पर एक बेकार सी मछली को अपना बीस्ट बना लिया है। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको बेकार कैसे कह सकते हो जबकि तुमने इसकी पावर्स देखी नहीं है। और इसी के साथ ही यंग लेडी अपने स्नेक को उसकी तरफ आगे भेजती है और कहती है कि जाओ उसके ऊपर अटैक करो। कि हमारा ल्यू फेंग अपने कुंचान से कहता है कुंचान जल्दी से जाओ जाकर अटैक करो। इसी के साथ ही कुंचान उड़ता हुआ पीछे चला जाता है, जबकि हमारा ल्यू फेंग जो होता है खुद उस स्नेक के दोनों जबड़ों को पकड़ता है, उसका मुंह खोल कर रखे होता है। और इसी के साथ उसकी मछली यानी मड फिश जो होती है वो उड़ती हुई सीधी जाकर उस स्नेक की पूंछ को पकड़ लेती है। वो उसकी पूंछ को अपने मुंह में डालकर वहां पर खड़ी होती है। ये देखकर तो यंग लेडी भी काफी हैरान होती है और कहती है कि ये फिश क्या करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है, क्या ये यहाँ पर इसकी पूंछ को काट रही है। यंग लेडी कहती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे ऊपर और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो अपने बाईचांस से कहती है कि जल्दी से इसको मार डालो। और उसका बाईचांस जो होता है वो अपने दांत उसके हाथों के अंदर गड़ा रहा होता है। तो हमारे जो ल्यू फेंग होता है उसको भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उसके मुंह को वहां पर खोल कर रखने में। साथ ही वो अपने कुंचान से कहता है कुंचान चलो जल्दी से एक्टिवेट करो। वो डिवावरिंग मोड को एक्टिवेट करता है। जैसे वो छोटी मछली वहां पर डिवावरिंग मोड को एक्टिवेट करती है वो उसको पूंछ से पकड़कर पहले खड़ी थी, इसी के साथ ही वो उसको खाना शुरू कर देती है। वो उसकी बॉडी को वहां पर निगल रही होती है क्योंकि उसकी डिवावरिंग पावर जो होती है वो काफी ज्यादा कमाल की होती है। वो पूरे के पूरे बाईचान को अपने मुंह के अंदर निगल जाती है। एक छोटी सी मछली इतने बड़े स्नेक को खा जाती है। ये देखकर यंग लेडी को झटका लगता है, वो वहीं पर गिर जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा इतना बड़ा बाईचान इस छोटी मछली ने कैसे खा लिया। हमारा ल्यू फेंग से कहता है कि अब तुम्हें समझ आई, तुम इसे यहाँ पर बेकार मछली कह रही थी लेकिन ये बेकार मछली नहीं है बल्कि ये बहुत ही कमाल की मछली है। और इसी के साथ हमारा ल्यू फेंग पानी से निकलता है, जंप करते वहां पर से चला जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। जबकि यंग मिस वहीं पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देती है। तो कैप्टन और बाकी के गार्ड्स भागते वहां पर आते हैं और कहते हैं कि यंग मिस क्या हुआ। तो वो कहता है कि उस कमीने ल्यू फेंग ने मेरे बड़े से बाईचान को मार दिया, मेरे बीस्ट को मार दिया और खुद यहाँ से भाग गया है, जल्दी जाओ जाकर उसको पकड़ कर लाओ। तो वो लोग कहते हैं कि यंग मिस हमें इजाजत दो, हम लोग अपने बीस्ट को यूज करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कमीनों कहीं कि जल्दी से बीस्ट को यूज करो, वैसे भी बीस्ट को यूज किए बिना तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे। वो सभी लोग अपने अपने बीस्ट को निकालते हैं और उसका पीछा करना शुरू करते हैं। जबकि हमारा ल्यू फेंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है और कहता है जितनी पावर फिलहाल मेरे पास है इतनी पावर के साथ मैं इन सभी गार्ड्स का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और मेरी मड फिश जो है वो तो भी लेवल 1 का बीस्ट है, उसके साथ तो मैं इन सभी को नहीं हरा सकता, मुझे भागकर ही जाना होगा। इस वक्त व्हाइट पैलेस की प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी होगी और वो हर जगह मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे इस शहर को ही छोड़कर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है स्पिरिट बीस्ट एक्सप्रेस का दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लारी अड्डा होता है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर एक अड्डा होता है जहाँ पर आप लोग जाकर बीस्ट को उधार ले सकते हैं, जिसके ऊपर आप सवारी करके दूसरे शहर में पहुंच सकते हैं। तो यहीं पर एक लड़का और लड़की आते हैं और वो लोग उसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर दूसरे सिटी में जाना है, उसके लिए हमें एक स्पिरिट बीस्ट चाहिए जिसके ऊपर अच्छी सी सीटें हों। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा बीस्ट देंगे जिसके ऊपर गद्दी भी लगी होगी। तो वहाँ पर वो एक स्कॉर्पियन को बुलाता है और स्कॉर्पियन के ऊपर 2 सीटें भी लगी होती हैं और साथ ही उसके ऊपर शीशे भी लगे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, जाओ जाकर इसको राइड करो। और इसी के साथ ही वो बंदा उसे पैसे देकर जाकर उसके ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ही वहाँ ल्यू फेंग भी भागता हुआ उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मास्टर प्लीज जल्दी से मुझे यहाँ पर एक बहुत ही तेज स्पिरिट बीस्ट दे दो। तो वो कहता है कि हाँ सर मैं आपको बीस्ट तो दूंगा, लेकिन पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, आपको अपनी फैमिली और अपना लेवल बताना होगा, तभी आपको बीस्ट मिल सकता है। यहाँ पर ल्यू फेंग अपने लिए एक सवारी चाहता है, लेकिन वहाँ पर जो ओनर बैठा होता है उसे कहता है कि पहले अपना लेवल और फैमिली का लेवल बताओ, तभी तुम यहाँ पर से सवारी हायर कर पाओगे। लिंगजाओ से अपनी फैमिली के बारे में बताता है, उसे कहता है कि मैं 2nd ग्रेड की फैमिली लिंगजाओ क्लैन से हूँ, तो चलो जल्दी से मुझे यहाँ पर एक स्पीड वाला बीस्ट दे दो। जबकि वो शॉप ओनर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर लिंगजाओ फैमिली से, तो क्या तुम यहाँ पर इसको कंफर्म कर सकते हो, पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे पासवर्ड बताना होगा क्योंकि यहाँ पर एक पासवर्ड सेट किया गया है। तो इसी के साथ ही लिंगजाओ कहता है कि हालांकि ये काफी शर्मिंदा करने वाला है। फिर साथ ही वहाँ पर उसके सामने पासवर्ड दोहराता है, यानी कि वहाँ पर अजीब सी हरकतें करता है, कुछ अजीब से साइन मारता है। तो ये देखकर वो ओनर जो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो हमारा लिंगजाओ से कहता है कि यहाँ पर हैरान किस बात से हो रहा है, चलो जल्दी से पासवर्ड को कंफर्म करो और मुझे एक बीस्ट दे दो। तो वो कहता है लेकिन सर पहले मुझे यहाँ पर बुक के अंदर देखना
करना पड़ेगा कि आपका पासवर्ड ठीक है या नहीं। और इसी के साथ लिंग जाओ सोच रहा था कि उस कमीनी लड़की ने उसने यहाँ पर ये पासवर्ड सेट किया था, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है ये पासवर्ड दोहराते हुए। और इसी के साथ लिंग जाओ चिल्लाकर उसे कहता है कि जल्दी से बताओ ना। तो वो कहता है सर मुझे यहाँ पर कोई भी पासवर्ड इस तरह का नहीं मिला, क्या आप यहाँ पर दोबारा से दोहरा सकते हैं। तो वो कहता है नहीं मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मिला या नहीं। तो वो कहता है हाँ ठीक है मुझे मिल गया। तो लिंग जाओ से कहता है कि अब जबकि तुम्हें यहाँ पर पासवर्ड मिल गया तो मुझे जल्दी से यहाँ पर डार्क शैडो पैंथर दे दो जो कि तेज है। तो वो कहता है लेकिन सर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपकी फैमिली का लेवल जो है वो इसके बराबर नहीं है। तो लिंग जाओ कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैं सेकंड ग्रेड की फैमिली लिंग जाओ क्लैन से हूं, तुम यहाँ पर मुझे एक लिपट क्यों नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि सर आपकी फैमिली का लेवल तो बहुत ज्यादा गिर चुका है। और ये बात सुनने के बाद लिंग जाओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि लिंग जाओ क्लैन का फिलहाल का लेवल क्या है, वो डिमोट होने के बाद फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है या फिर 0 लेवल पर है, कौन से लेवल पर है। एक साल में यहाँ पर इतना कुछ कैसे बदल सकता है, एक साल में लिंग जाओ क्लैन इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है कि वो फर्स्ट लेवल या फिर 0 लेवल पर चला गया हो, इससे ज्यादा नीचे तो नहीं जा सकता ना। तो वो शॉप ओनर से कहता है कि सर माफ करना, असल में आपका लिंग जाओ क्लैन जो वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि उसके में कुछ बचा ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है। ये बात सुनते ही उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। नंबर से नेक्स्ट सीन जो है व्हाइट पैलेस का दिखाया जाता है। तो व्हाइट पैलेस में जहाँ पर कैप्टन वापस आता है और उसे कहता है कि माय लेडी हम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए, लगता है कि वो भाग गया है, उसकी स्पीड हमसे ज्यादा थी। तो यंग लेडी कहता है कि तुम सभी लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम लोग यहाँ पर एक लड़के को नहीं पकड़ पाए जो तुम्हारी यंग लेडी के इंसल्ट करके चला गया, तुम उस लड़की को नहीं पकड़ पाए। कहते हैं कि तुम सभी लोग किसी भी काम के नहीं हो, मुझे यहाँ पर उससे बदला लेना है और तुम लोग यहाँ पर मेरे काम नहीं आ रहे, जाओ उसको पकड़ कर लाओ, ढूंढ कर लाओ। तो वो कहते हैं कि यंग मिस प्लीज हमें माफ करें लेकिन हम लोग उसे कभी ना कभी ढूंढ लाएंगे। और इसी के साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा पंछी उनके ऊपर से उड़ता है। तो वो सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उस बड़े से पंछी के ऊपर उसका बड़ा भाई होता है। तो वो वहाँ पर लैंडिंग करता है। तो यंग लेडी चलाकर उसे कहते हैं बिग ब्रदर तो फाइनली तुम यहाँ पर वापस आ ही गए। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से मैं लिंग जाओ का दिखाया जाता है कि लिंग जाओ जो होता है वो शॉप ओनर के पास से इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या, लिंग जाओ क्लैन की हालत एक साल में ऐसी कैसे हो गई। तो वो अपने पास एक बुक देता है और कहता है कि इस बुक के अंदर लिंग जाओ क्लैन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और वो उस बुक को बैठकर पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक साल में जब यहाँ पर लिंग जाओ क्लैन का बीस्ट एम्परर जो कि एक बहुत ही महान बीस्ट मास्टर था, उसने अपनी मार्टफिश को उस लेवल तक इवॉल्व कर लिया था कि वो गॉड लेवल पर हो गई थी। और उसके बाद बेजर्क होकर उसने अपनी मास्टर को खा लिया। तो लिंग जाओ के क्लैन के उनके मास्टर यानी बीस्ट एम्परर के मरने के बाद से लिंग जाओ क्लैन गिरता गया, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सभी के सभी कुनचंस को मारने का हुक्म दे दिया, उन्होंने यहाँ पर सभी मार्टफिशेस को मरवा दिया, जिसकी वजह से लिंग जाओ क्लैन की हालत और भी खराब होगी। और आहिस्ता आहिस्ता लिंग जाओ क्लैन को यहाँ पर बाकी के सभी क्लैंस के लिस्ट में से अपना नाम हटवाना पड़ा। और उसके बाद से लिंग जाओ क्लैन एलिमिनेट हो चुका है, यानी किसी को भी नहीं पता कि लिंग जाओ क्लैन अभी है भी या खत्म हो चुका है। लिंग जाओ कहता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे एक गलती हो गई है कि मैं यहाँ पर अपने क्लैन को पावरफुल बनाना चाहिए था, मैंने अपने क्लैन को पावरफुल बनाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी मार्टफिश को उस लेवल तक पहुंचाया जहाँ पर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकती थी, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फेम के लिए काम करता रहा। आज मैंने यहाँ पर अपने क्लैन के बारे में सोचा होता और अपने क्लैन को भी स्ट्रॉन्गर बनाया होता तो आज मेरा क्लैन अभी भी यहाँ पर बाकी होता और मैं अपने क्लैन में वापस जा सकता था। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से यंग लेडी का दिखाया जाता है कि वो अपने भाई के सामने रो रही होती है और उसे बता रही होती है कि एक ठरकी यहाँ पर आया था, उसने मुझे पहले किडनैप किया, उसने मुझे छुआ भी और साथ उसने मेरे भाईचंद को भी मार दिया। तो उसका भाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तो उसे कहता है कि उस कमीने की इतनी हिम्मत, फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने कहा कि वो मेरी मडफिश को उठाकर ले गया है। तो यंग लेडी चिल्लाकर उसे कहती है कि तुम्हें अपने मडफिश की पड़ी है, उस बेकार मडफिश का तुम क्या करोगे, उसने मुझे छेड़ा, क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। तो वो उसे कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारी परवाह है। यंग लेडी उसे कहती है वैसे तुम्हारी वो मडफिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो वो कहता है नहीं वो तो बहुत ज्यादा कमजोर है। यंग लेडी उसे कहती है लेकिन उसने मेरे पूरे के पूरे स्नेक को पूरे का पूरा निगल लिया था। तो भाई उसे कहता है कि हाँ मुझे उस स्किल के बारे में पता है कि मडफिश का एक स्पेशल स्किल है जो कि स्वालो करने का, यानी वो डिवावर कर सकती है, किसी भी चीज को डिवावर कर सकती है, उसकी भी एक लिमिट है। तो तुम्हारा भाईचंद वहाँ पर थोड़ा सा उसके साथ फाइट बैक करता था, मुझे नहीं लगता कि वो छोटी सी फिश उसको डिवावर कर सकती थी, वो बड़ी आसानी से उसको डिवावर कर सकता था। तो वो कहती है कि ऐसी बात है। तो उसका भाई उसे कहता है हाँ ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपने व्हाइट स्नेक को अच्छे से ट्रेन नहीं किया था, तुम्हें उसे अच्छे से टेम करना चाहिए था ताकि तुम फाइट में उसे यूज कर सकती। तुमने यहाँ पर एक बहुत ही पोटेंशियल व्हाइट स्नेक जो कि लेवल 5 का स्नेक था उसको खो दिया है। तो उसकी बहन उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर उसे सिर्फ ऐसे नहीं गवाया बल्कि मैंने उसे फाइट की थी। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है कि तुमने फाइट की थी। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से मैं लिंग जाओ का दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मार्ट फिश होती है वो खुद बहुत बाहर निकल आती है और आकर उसके चेहरे के साथ आकर उसको चाट रही होती है। तो मैं लिंग जाओ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे कंफर्ट देने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं काफी ज्यादा उदास हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं गिव अप नहीं करूंगा। अब जबकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं अपने सेक्टर की डिस्ट्रक्शन का बदला लूंगा, मैं लिंग जाओ क्लैन का बदला लूंगा और साथ ही जिस कमीने ने मुझे धोखा दिया था मैं उससे बदला लूंगा। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हारे साथ ये पॉसिबल नहीं है, पहले यहाँ पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। यहाँ पर अब दोनों तरफ का सीन जो होता है वो सेम सेम चल रहा होता है। एक तरफ यंग मास्टर जो होता है वो यहाँ पर अपनी बहन से कह रहा होता है कि वो मछली जो है वो बिल्कुल बेकार है, उससे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाओगे वो पागल होती जाएगी और अपने मास्टर को खा लेगी। जबकि दूसरी तरफ लिंग जाओ कहता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और जब मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा उसके बाद देखना मैं तुम्हें अल्टीमेट गार्ड लेवल पर पहुंचा दूंगा। तो दूसरी तरफ प्रिंस कहता है कि वो मछली जो है वो बिल्कुल बेकार है, वो कोई भी स्किल्स नहीं सीख सकती क्योंकि उस बीस्ट एम्परर के मरने के साथ ही मडफिश को अल्टीमेट गार्ड लेवल पर पहुंचाने का तरीका भी खत्म हो गया। जबकि मैं लिंग जाओ कहता है कि वो अल्टीमेट बीस्ट एम्परर तो मैं ही और मैं यहाँ पर वो तरीका जानता हूँ जिससे मैं अपनी मडफिश को अल्टीमेट गार्ड लेवल पर पहुंचा सकता हूँ। वहाँ ल्यू फेंग जो होता है अपनी मडफिश से कहता है कि मडफिश फिलहाल के लिए तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन जब मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे स्किल सिखा दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें अल्टीमेट गार्ड लेवल पर पहुंचा दूंगा तो उसके बाद देखना तुम इस दुनिया में हर एक चीज को डिवावर कर पाओगे, चाहे चाहो तो तुम पूरी की पूरी राम को डिवावर कर सकती हो, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और पूरी दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ल्यू जाओ कहता है कि सबसे पहले तो मुझे जाकर अपने पैसे रिट्रीव करने चाहिए क्योंकि हर क्लैन के यहाँ पर पैसे होते हैं। तो उसी के साथ ही वो वापस उस एक्सप्रेस अड्डे के पर जाता है, जाकर ओनर से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली का पैसा वापस चाहिए। तो वो उसके पास से कुछ सिक्के निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए बस सही के सिक्के हैं, तुम्हारे पास यही पैसे मेरे पास बचे हुए थे। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। और वो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मुझे इसके
साथ यहाँ पर सबसे ज्यादा चीपेस्ट राइड कौन सी मिल सकती है, और इसी के साथ ही वो उसे सबसे ज्यादा सस्ती राइड देता है जो कि एक पिगी होता है। तुम्हारे लिंगजाओ के पास और कोई चारा नहीं होता, वो बेचारा उसी पिगी के ऊपर बैठकर उस शहर से बाहर निकलता है। हालांकि वो सभी लोगों के सामने काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, अपना मुंह छुपा रहा होता है। तो लिंगजाओ कहता है कि मेरे लिटिल कुंचान, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार मुझे यहाँ पर बड़े सिटी में पहुंचने दो, वहाँ पर जाकर हम लोग स्किल शॉप में जाएंगे और तुम्हारे लिए एक स्किल खरीदेंगे। इसी के साथ ही वो थोड़ी देर में अगले टाउन में पहुंच जाता है जिसका नाम जियानलू टाउन होता है। तो जियानलू टाउन वहाँ पर आपको बहुत सारे बीच दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बीच की दुनिया है तो सभी लोग यहाँ पर बीच को टेम करते हैं और उन्हें अपने लिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर बताता है कि ये बिल्कुल एक फैंटेसी कॉन्टिनेंट की तरह है, जहाँ पर सभी लोग इन डिमोनिक बीस्ट और दूसरे बीस्ट को कंट्रोल करते हैं, उनको टेम करते हैं। यहाँ पर बीस्ट के साथ रहना बिल्कुल आम सी बात है, इंसान और बीस्ट मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे या फिर कुछ बड़े भी यहाँ पर बीस्ट की फाइट करवाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर पोकेमोन में फाइट्स होती है बिल्कुल वैसे यहाँ पर इनके पर बैट्स भी की जाती है। यहाँ पर इन सिटीज में आजकल की लाइफ में बीस्ट रखना ये आम सी बात है। तो वहाँ पर पिगी की राइड पूरी करने के बाद पिगी से कहता है कि अब सेफली अपने घर वापस चले जाओ, और उसके बाद हमारा लियू फेंग कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर शॉप ढूंढते हैं जहाँ पर से तुम्हारे लिए स्किल लेकर आया जा सके। फिर साथ उस साइड के ऊपर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जहाँ पर वो नोटिफिकेशन पा रहे होते हैं। तो वो कहता है कि वहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन लगे होंगे, चलो चल के उसको चेक करते हैं। हमारा लियू फेंग जैसे वहाँ पर जाकर खड़ा होता है, नोटिफिकेशन देखता है तो वहाँ पर सामने लिखा होता है कि जहाँ पर भी मड फिश दिखाई दे उसे पकड़कर मार डालो। तो हमारा लियू फेंग और कुंचान दोनों ये देखने के बाद वहीं पर एक चीख मारते हैं। तो जल्दी से हमारा लियू फेंग अपनी फिश को वहीं पर छुपा देता है और कहता है कि जल्दी से छुप जाओ, अगर इन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। और इसी के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं यार। लियू फेंग जो होता है अपनी मड फिश के लिए स्किल खरीदने के लिए शॉप के लिए बड़े शहर में आता है, लेकिन वहाँ पर एक पोस्टर देखकर वो जल्दी से अपनी मड फिश को छुपा लेता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो सबसे पहले यहाँ पर अपने दोनों बीस्ट को हील करवाते हैं। वहाँ पर वो मेडिकल स्टोर में जाता है जहाँ पर लड़की उसे कहती है सर प्लीज बताएं हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो अपने इस दोनों बीस्ट को उसके सामने रखता है और कहता है कि तुम इन दोनों को फिक्स कर सकते हो, इन दोनों को जल्दी से हील कर दो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं सर, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हमारी ड्यूटी है। और इसी के साथ ही वो दोनों को हील कर देती है और उसे कहती है सर ये दोनों बीस्ट जो बिल्कुल हील हो चुके हैं और साथ ही इनकी रेस्ट करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उसके बाद ये फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और साथ ही वो उसे इन्वेलप देती है और कहती है कि इसके अंदर इनके स्किल्स लिखे हुए हैं। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही लियू फेंग वहाँ पर से बाहर निकलता है, दोनों के स्किल्स को चेक करता है और वो इस बात से काफी हैरान होता है कि उन दोनों के स्किल्स जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उनका लेवल जो होता है वो रुकी होता है, इसी वजह से उनकी पावर्स इतनी बड़ी नहीं है। लियू फेंग कहता है कि डॉगी के स्किल्स में ये भी शामिल है कि यहाँ पर अपने सुसु के साथ किसी को पैरालाइज कर सकता है और साथ ही अपने सुसु के साथ पॉइजन को हील भी कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर पफ पॉ स्किल को यूज कर सकता है और साथ ही पॉपो स्किल को यूज कर सकता है। और साथ ही वहाँ पर वो पौधे के बारे में पढ़ता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो एक बहुत ही पावरफुल ट्री बन सकता है। लियू फेंग कहता है कि इन दोनों के स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर वो कहता है कुंचान चलो आओ तुम्हें यहाँ पर नया स्किल दिलाते हैं। और इसी के साथ वो स्किल शॉप में चला जाता है। वहाँ पर ओनर उसे कहता है कि सर बताएं कि आपको यहाँ पर कौन से स्पिरिट बेस के लिए स्किल चाहिए। तो हमारा लियू फेंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक्वा आर्मर स्किल चाहिए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं सर। और इसी के साथ ही वो स्किल निकाल कर देता है और कहता है कि आपको यहाँ पर 4 बड़े कॉइंस देने होंगे। लियू फेंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वो अपने पास से 4 बड़े कॉइंस निकालता है, लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है और वो लड़का उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसको खरीदूंगा, मैं यहाँ पर इसकी ट्रिपल प्राइस देने को तैयार हूँ और ये वाला एक्वा आर्मर स्किल मुझे चाहिए। यहाँ पर जो शॉपकीपर होती है वो उसे कहती है प्लीज सर माफ करिएगा, लेकिन ये वाला स्किल तो मैं पहले बेच चुकी हूँ, इस लड़के ने स्किल को खरीद लिया है। तो हमारा लियू फेंग भी उसे कहता है क्या तुमने कभी ये नहीं सुना कि पहले और पहले पाओ, ये मैंने खरीद लिया अब ये मेरा है। जबकि इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर इसे देखने के बाद अपना माइंड चेंज करते हो या नहीं। और इसी के साथ ही वो अपने मॉन्स्टर को बाहर निकालता है। जैसे वो अपने बीच को बाहर निकालता है तो एक बड़ा सा लाइन होता है, लाइन वहाँ पर एक जबरदस्त धार लगाता है और इसी के साथ ही शॉपकीपर और हमारा लियू फेंग दोनों घबरा जाते हैं। तो वो लड़का आगे बढ़ता जाकर उस स्किल को उठा लेता और कहता है कि थैंक यू मेरे लिए ये स्किल छोड़ने के लिए, क्या तुम यहाँ पर अपना माइंड चेंज कर चुके हो। तो हमारा लियू फेंग कहता है हाँ ठीक है तुम इस स्किल को रख सकते हो। और साथ ही वो सोच रहा था कि अगर यहाँ पर मेरा पुराने वाला सेल्फ होता तो इस बड़े से लाइन को मैं उठाकर पटक देता, लेकिन इस वक्त मेरे दोनों बीस्ट जो है वो जख्मी है और साथ ही मेरी मडफिश भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है हमारे लियू फेंग को देख रहा होता है, उसे घूर घूर कर देखना शुरू कर देता है। लियू फेंग कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ। और साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि ब्रदर लियू ये तो तुम हो, तुम यहाँ पर मुझे पहचान नहीं रहे। और इसी के साथ उसका लाइन भी वहाँ पर उसे चाटना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट में उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे अच्छी सी ट्रीट देता है, उसे खाने के लिए देता है और उसे पूछता है कि ब्रदर तुम कहाँ पर चले गए थे, तुम्हें पता है ना कि कितने दिन से मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तो लियू फेंग उसे कहता है कि मैंने कहाँ पर जाना है, मैं अपनी बोरिंग लाइफ को अपने घर के ऊपर एंजॉय कर रहा था। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर के ऊपर बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम किस किस्म के इंसान हो। फेंग उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी के साथ मजे नहीं किए। जबकि उसका दोस्त उसे कहता है कि बस भी करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझे एक बार एक स्किल सिखाया था, एक बहुत ही स्पेशल स्किल सिखाया था कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। मैंने उस स्किल को अच्छे से मास्टर किया और उसके बाद मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे भी किए। साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि जरा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं, देखो ये कितना कमाल का पीस है। और इसी के साथ ही उसने एक बीस्ट को पकड़ रखा था और उसके चेहरे के ऊपर से जाकर वो नकाब को हटाता है तो वहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट होती है। तो उस बीस्ट का नाम स्पीडी एरीस होता है और वो ह्यूमन टाइप का बीस्ट होता है और उसने जिस तरह के कपड़े पहने होते हैं वो काफी ज्यादा सेक्सी लग रही होती है। तो वो उसे कहता है कि देखो तो जरा ये कितनी ज्यादा सेक्सी लग रही है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इस तरह के बीस्ट कितने ज्यादा पसंद है, तुम इस तरह की बीस्ट के साथ मजे करना बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो और मैंने इसको यहाँ पर इसलिए पकड़ा है, बड़ी मुश्किल के साथ मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को इस तरह के बीस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, जब इंसान उगता जाता है तो इस तरह के बीस्ट के साथ मजे करते हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट को पकड़ कर लाता हूँ। और ये वाला सबसे पहले क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। हमारा लियू फेंग उसे कहता है कि नहीं मैं जिसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं इनके क्लैन के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ इस लड़के की मेमोरीज के थ्रू कि ये लड़का जो है ये इस तरह के ह्यूमन टाइप के फीमेल बीस्ट को पकड़ कर लाते हैं और उनके साथ धंधा करवाते हैं, यानी कि उनके साथ यहाँ पर लोगों को अम्यूज करवाते हैं। कि ये लियू फेंग का दोस्त
दोस्त है तुझे तो ठरकी होगा ही, तो मैं यहाँ पर ल्यू फेंग तो नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर से निकलना होगा। तो उसे कहता है कि ब्रदर मैं तुम्हारे साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करोगे? मुझे ये एक्वा आर्मर चाहिए, क्या तुम मुझे स्किल मुझे दे सकते हो? तो उसे कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये स्किल कैसे दे सकता हूँ, और उसके पास स्किल छीन लेता है। फिर साथ उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो मसला है। ल्यू फेंग कहता है कि नहीं मेरे साथ कुछ मसला नहीं, और साथ ही वो सोच रहा था कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया। तो उसका दोस्त होंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई मसला नहीं है तो फिर तुमने अभी तक वाइन को क्यों नहीं पिया, तुमने तो एक भी ड्रिंक नहीं की, और साथ ही तुमने यहाँ पर इस लड़की के साथ मजा करने से मना कर दिया। अगर तुम्हें एक्वा आर्मर स्किल चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। जो यहाँ पर एंड के पर ड्रिंक करने के बाद होश में रहेगा ये स्किल उसका हो जाएगा। ल्यू फेंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि पिछली लाइफ में मैं एक गिलास को भी पचा नहीं पाता था, एक गिलास पीने के बाद मैं अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता था, लगता है कि यहाँ पर मैं हारने वाला हूँ। और इसी के साथ ही होंग उसे कहता है क्या हुआ, लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ शर्त नहीं लगाना चाहते, क्या तुम्हें ये स्किल नहीं चाहिए? तो फिर मैं स्किल को रख लेता हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर शर्त लगा लेते हैं और वहाँ पर दोनों पीना शुरू करते हैं। तो एंड के ऊपर दिखाता है कि ब्रदर होंग तो बेहोश हो चुका होता है, जबकि ल्यू फेंग सही सलामत बैठा होता है और कहता है ये क्या, मैं यहाँ पर जीत गया। इसका मतलब यह है कि ये ठरकी की पौड़ी जो है ये वाइन पीने से बिल्कुल भी बेहोश नहीं होता, यानी कि ये वाइन का आदी है। इसके साथ ही वो कहता है कि अब जबकि होंग बेहोश हो चुका है, मैं शर्त जीत चुका हूँ, तो ये स्किल मेरा हुआ। और वो स्किल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कुंचाना मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें स्किल को सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और जैसे ही वहाँ पर से जाने लगता है वो स्पीडी एरीज की तरफ देखता है और आगे ल्यू फेंग उसके करीब जाने के बाद उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जबकि वो स्पीडी एरीज आगे से रोना शुरू कर देती है। तो वो उसके चेहरे के ऊपर से मास्क को हटाता है और उसे कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम आजाद हो, अब यहाँ से चली जाओ और दोबारा मेक श्योर करना कि कभी भी इन लोगों के हाथ मत चढ़ना। वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर से नेक्स्ट सीन में जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल में काफी सारा पानी होता है। तो वो कहता है कि ये ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, यहाँ पर कुंचन बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएगी। तो वो कुंचन से कहता है कुंचन चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो वो उसे कहता है क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। तो इसी के साथ ही वो स्किल को निकालता और कहता है चलो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा नया स्किल सिखाते हैं जो मैं अभी यहाँ पर खरीद कर लाया हूँ। और उस स्किल को खोलता और कहता है कि यहाँ पर स्किल्स के बारे में, ये स्किल्स जो होते हैं ये बहुत सारे मार्शल आर्ट्स और बहुत सारे बीस्ट मास्टर्स होते हैं इस तरह के स्किल्स को रिकॉर्ड करते हैं। स्किल्स को रिकॉर्ड करने के बाद इस तरह के स्क्रोल्स के अंदर जमा कर दिया जाता है और उसके बाद शॉप्स के ऊपर बेच दिया जाता है। जो नए बीस्ट मास्टर्स आते हैं वो अपने नए मैच्योर बीस्ट जिनके लेवल्स बहुत ज्यादा कम होते हैं उनको ये वाले स्किल्स डायरेक्टली खरीद कर सिखा सकते हैं। कहता है कि अब यहाँ पर इसको सिखाने के लिए इसे ओपन करना होगा। जब उसे ओपन करता है तो उसके अंदर एक क्यूआर कोड होता है और इसी के साथ ही वो स्किल को अपनी खून के ऊपर रख देता है और उसे कहता है कि बस इस तरह तुम्हारे ऊपर रखना और उसके बाद स्किल खुद बहुत तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब स्किल एब्जॉर्ब हो जाएगा स्क्रोल खुद ही गायब हो जाएगा और इसी के साथ स्क्रोल गायब हो जाता है। और इसी के साथ उसके कुंचान ने स्किल को सीख लिया, तो उसने यहाँ पर एक्वा आर्मर स्किल को सीख लिया है। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है कि लो तुमने यहाँ पर एक्वा आर्मर को सीख लिया है, अब जबकि तुमने इस एबिलिटी को सीख लिया है तो मैं तुम्हें इसकी डिटेल्स बताता हूँ कि इस एबिलिटी के साथ ना सिर्फ तुम अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल एक्वा आर्मर यानी कि एक शील्ड बना सकती हो, बल्कि अपनी मास्टर की बॉडी के इर्द गिर्द भी एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना सकती हो। स्किल यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए है, इसके साथ इसका एक और यूज भी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इसे सीखना होगा। और वो उसे कहता है कि यहाँ पर पानी है तो तुम यहाँ पर सबसे पहले पानी के साथ मेरी बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाने की कोशिश करो। तो कुंचन कहती है अच्छा मैं करती हूँ। इसी के साथ ही कुंचन वहाँ पर पानी के अंदर से पानी का एक बड़ा सा बाउल उठाती है, एक बड़ा सा पानी का गोला पानी के अंदर से निकलता है। तो ल्यू फेंग कहता है हाँ ठीक है अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आने दो और मेरी बॉडी को पूरी तरह से इसके साथ कवर कर दो। तो कुंचन वहाँ पर घबरा रही होती है और जैसे वहाँ पर थोड़ा सा जोर लगाती है तो पानी का गोला सीधा आकर ल्यू फेंग के ऊपर गिरता है और उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। और वो कहता है कि दत्त तेरे की, लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुंचन को वहाँ पर एक्वा आर्मर टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जो होती है वो उसको अभी ठीक से मास्टर नहीं कर पा रही होती। और इसी के साथ ही वो बार बार पानी का गोला बनाती है और उसके ऊपर फेंक देती है। और इस बार वो जो पानी का गोला उठाती है तो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर देती है। और ल्यू फेंग कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। तो फिर जो होता है वो सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो परफेक्टली स्किल को मास्टर कर लेती है और ल्यू फेंग की बॉडी के इर्द गिर्द एक इनविजिबल वॉल होती है जो कि बिल्कुल वाटर के आर्मर की तरह होती है। ल्यू फेंग कहता है कि कुंचन अब जबकि तुमने मेरी बॉडी को यहाँ पर पूरी तरह से एक्वा आर्मर के साथ कवर कर दिया है तो अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क की बारी आती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका एक और भी यूज है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें मुझे यहाँ पर स्वालो करना होगा। ये बात सुनने के बाद कुंचन कहती है हाँ ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे स्वालो करो, तुम्हें बस मुझे यहाँ पर निकलना होगा। तो वो आगे बढ़ती है और उसके साथ जाकर अपना सर टकराती है और कहती है पॉपो, यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ल्यू फेंग कहता है नहीं नहीं तुम यहाँ पर मुझे खा नहीं जाओगे, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ल्यू फेंग उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर तुमने मेरी बॉडी के इर्द गिर्द यहाँ पर एक आर्मर क्रिएट किया है तो इस आर्मर की वजह से मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर सेफ रहूंगा और वहां पर से अंदर जाने के बाद बाहर भी आ जाऊंगा। तुम्हें बस यहाँ पर मुझे सवालों करना और मेरे पर भरोसा रखो। तो वो उसे कहता है प्लीज मेरे पर भरोसा करो, आ जाओ चलो जल्दी से आकर डिवावरिंग स्किल को एक्टिवेट करो। तो इसी के साथ ही कुंचन होती है वो आगे बढ़ती है और जाकर उसके मुंह के करीब जाकर अपने डिवावरिंग स्किल को एक्टिवेट करती है और उसको पूरी तरह से निकल जाती है। ल्यू फेंग के कहने के मुताबिक उसकी कुंचन जो होती है उसे पूरी तरह से निकल जाती है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। उसकी बॉडी के अंदर चले जाने के बाद कुंचन जो होती है वहां पर थोड़ी देर के लिए महसूस करती है कि उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद कहां पर चला गया। और फिर साथ ही वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने मास्टर को खा लिया, मेरा मास्टर मर गया। और वहीं पर बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसे अंदर से आवाज आती है। ल्यू फेंग उसे कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो अंदर जाने के बाद ल्यू फेंग कहता है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन के लिए आया हूँ, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ये एक स्वॉलिंग टेक्निक को यूज करती है जिसकी वजह से किसी भी चीज को निकल सकती है। जब ये किसी भी चीज को निकल सकती है इसका मतलब यह है कि इसकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी स्पेस है, इतनी बड़ी स्पेस की एक बड़े से बड़े घर को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको पूरी तरह निकल सकती है। ल्यू फेंग कहता है तो मैं इसकी बॉडी के अंदर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट के बारे में बताया जिसकी वजह से मैंने पिछली लाइफ में अपनी कुंचन को अल्टीमेट गार्ड लेवल पर पहुंचाया था। क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जब कोई भी चीज चली जाती है तो उसकी बॉडी में जाने के बाद वो हजम होती है और जब वो हजम होती है तो उसके साथ यहाँ पर 20 कोर्स बनती हैं। अब जबकि थोड़ी देर पहले
पैलेस ने यहाँ पर व्हाइट पैलेस की यंग लेडी के बड़े से स्नेक को एब्जॉर्ब किया था, उसको बॉडी के अंदर निकला था। तो मुझे लगता है कि अब तक उसकी बॉडी जो है वो एक पिल की शेप ले चुकी होगी और इसी के साथ ही वहाँ पर उसकी बीस्ट कोर मिलती है और वो उसको उठाता और कहता है कि ये हुई ना चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो शॉर्टकट है जिससे मैं अपने सभी बीस्ट को बड़ी तेजी के साथ हाई लेवल पर पहुंचा सकता हूँ, यानी गार्ड लेवल पर पहुंचा सकता हूँ। और वो कुंचन से कहता है कुंचन चलो मुझे बाहर निकाल दो, और वो बाहर निकल आता है। तो बाहर आने के बाद वो कहता है कि अब जबकि मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल बीस्ट कोर आ चुका है जो कि यहाँ पर एनिमल टाइप का, यानी कि जो उसे कहते हैं फाइटिंग बीस्ट टाइप का है, तो इसे यहाँ पर यूज करना होगा। तो वो कहता है कि सबसे पहले मैं इस बीस्ट कोर को अपने डोगी चान को दूंगा। तो वो डोगी से कहता है कि डोगी चान बाहर आ जाओ। डोगी चान से कहता है कि जल्दी से इस पिल को खा लो। तो डोगी चान जैसे वहां पर उस पिल को खाता है, उस कोर को खाता है, तो उसका पावर लेवल बढ़ता है, उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती है, साथ उसकी बॉडी भी चमक रही होती है। तो हमारा लियू फेंग कहता है कि अब जबकि डोगी चान ने इसको खा लिया है तो सबसे पहले तो इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी। जब इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी इसी के साथ इसकी बॉडी जो है वो इवॉल्व होगी और साथ इसका साइज भी बढ़ेगा। इस पिल के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को जब उसका डोगी चान पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है तो उसका साइज भी बढ़ता है और साथ उसका रुकी लेवल भी बढ़ जाता है। पहले वो रुकी लेवल 6 पर था, अब वो यहाँ पर रुकी लेवल 8 पर पहुंच जाता है। तो हमारा लियू फेंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो जरा इसको यहाँ पर कुछ नए स्किल्स भी मिले हैं, उसे एक नया स्किल मिल जाता है। जैसे जैसे इसके बीज जो है यहाँ पर इवॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे उनको नए स्किल्स मिलते जाएंगे और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। सो डोगी चान भी काफी ज्यादा खुश होता है। लियू फेंग अपने बीच से कहता है कि तुम सभी लोगों को मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ही पावरफुल बना दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता है जो बाकी सभी लोगों को नहीं पता। अब मुझे बस यहाँ पर अपने बाकी के दोनों बीस्ट के लिए भी कुछ पिल्स ढूंढनी होंगी। हम लोग जब तक यहाँ पर जंगल में रहेंगे हम लोग पावरफुल बीस्ट को पकड़ेंगे, उन बीस्ट को पकड़कर उनको यहाँ पर कुंचान को स्वालो करवाएंगे और कुंचान की बॉडी के अंदर मैं जाऊंगा, वहां पर से उनकी 20 पिल्स को लेकर आऊंगा और तुम तीनों को यहाँ पर खिलाऊंगा, जिससे तुम लोगों के पावर लेवल्स बढ़ते जाएंगे और जब तुम्हारे पावर लेवल्स बढ़ेंगे तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और वो तीनों भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि अब देखना मैं तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा और दोबारा से जल्दी हम लोग अपने लिंग जाओ क्लैन को दोबारा से रिवाइव करवाएंगे, क्योंकि मुझे अपने लिंग जाओ क्लैन को दोबारा से रिवाइव करवाना है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उन तीनों से कहता है कि जल्दी से मिशन के ऊपर लगो, हमें यहाँ पर मॉन्स्टर्स को पकड़ना है। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर देख रहे होते हैं तो उन्हें एक छोटी सी छिपकली दिखाई देती है, तो तीनों जल्दी से उस छिपकली के ऊपर जाकर चिपक पड़ते हैं, तीनों उसको जाकर पकड़ लेते हैं। तो हमारा लियू फेंग आता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर एक छिपकली को पकड़ा है, ये एक अच्छा मॉन्स्टर है, लेकिन अफसोस कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसका अपना लेवल तुम लोगों के लेवल से भी बहुत ज्यादा लो है। इसके साथ यहाँ पर पिल तो बना लेंगे लेकिन उस पिल के साथ तुम लोगों में से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो। फेंग कहता है कि हमें यहाँ पर किसी पावरफुल बीस्ट की जरूरत है, अगर पावरफुल बीस्ट पिल चाहिए तुम्हारे लेवल्स को बढ़ाने के लिए। तो डोगी उस लेजर को छोड़ देता है लेकिन उसे छोड़कर काफी उदास भी होता है। तो इसी के साथ ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो झाड़ियों के अंदर से निकलते हुए सामने पॉन्ड के अंदर उन्हें एक बड़ा सा टोड मॉन्स्टर दिखाई देता है, एक बड़ा सा जायंट मेंढक होता है। तो हमारा लियू फेंग कहता है कि ये ठीक है, ये तो चैंपियन लेवल 5 पर है, जिस तरह वो बड़ा सा स्नेक था, तो इसको अगर पकड़ लिया तो इसके साथ पावरफुल पिल बनेगी। टोड का सबसे खतरनाक स्किल ये होता है कि वो पॉइजन छोड़ सकता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वहां पर काफी सारा पॉइजन फैला होता है, लेकिन कुंचान ने जैसे कैसे कर उस बड़े से मेंढक को अपनी बॉडी के अंदर स्वालो कर लिया होता है, लेकिन वो तीनों बुरी तरह से पॉइजन के साथ हिट होते हैं। तो हमारा लियू फेंग ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और उसकी कुंचान भी ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है, क्योंकि उसके मुंह से पॉइजन निकल रहा होता है। लियू फेंग कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर ये हो जाएगा, उस बड़े से टोड ने अपने मुंह से पॉइजन रिलीज किया और मेरी बॉडी इस लायक नहीं है कि उस पॉइजन को हैंडल कर सके। वो अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है, उसके हाथ के ऊपर पॉइजन होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर एंटीडोट ढूंढना होगा, लेकिन साथ उसका पॉइजन खत्म हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हुआ, मेरा पॉइजन कहाँ पर चला गया। उसका डॉगी उसके सामने बैठा होता है और उसकी तरफ देखा वूफ वूफ कर रहा होता है। लियू फेंग कहता है क्या तुमने यहाँ पर अपने पॉइजन कैंसलिंग स्किल को यूज किया है। तो वो कहता है वूफ वूफ, और इसी के साथ ही लियू फेंग काफी खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी से जाओ जाकर उन दोनों बीस्ट यानी अपने दोनों दोस्तों की बॉडी के ऊपर से भी पॉइजन को खत्म कर दो। और इसी के साथ ही डॉगी भागता हुआ जाता है और जाकर सबसे पहले पौधे के ऊपर सूसू करता है। तो लियू फेंग से देखा चीख मारता और कहता है क्या तुमने मेरे ऊपर भी सूसू की थी। थोड़ी देर के बाद लियू फेंग कुंचान की बॉडी के अंदर जाता है, वहां पर से उस टोड से बनने वाली 2 पिल्स लेकर आता है और कहता है कि उस टोड की वजह से 2 पिल्स बनी है, एक वाटर एट्रीब्यूट की पिल बनी है और साथ ही एक वाइल्ड एट्रीब्यूट की पिल बनी है, और एक पिल वो कुंचान को देता है और एक पिल वो डोगी चान को देता है और कहता है कि ये दोनों पिल्स तुम्हारे लिए हैं, चलो जल्दी से इन पिल्स को खा लो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जो कि पौधा जो होता है वो काफी उदास हो जाता है। तो लियू फेंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि पौधे बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, पौधे टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन कोई ना कोई मॉन्स्टर जरूर मिलेगा और उसके साथ मैं तुम्हें पिल दूंगा और तुम भी स्ट्रॉन्ग बनोगे। लियू फेंग कहता है कि यहाँ पर इस जंगल में सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग बाकी के सभी लोगों की 1 साल की ट्रेनिंग के बराबर होगी। 1 महीने में तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पर से निकलोगे कि तुम लोग बड़े बड़े बीस्ट को हरा सकते हो। और वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन लियू फेंग कहता है फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल एनर्जी और लेवल तो बढ़ा है, लेकिन तुम्हें फाइटिंग एक्सपीरियंस की जरूरत है और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कल तुम्हारी बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, थका देने वाली ट्रेनिंग। और साथ ही वो उनसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करो। पहले दिन वो लोग भागते हैं, यानी कि उनसे पूरा दिन वहां पर उनको भगाता है। दूसरे दिन वो लोग एक बड़े से पेड़ मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं। 5वें दिन वो लोग जो होते हैं वो एक बड़े से मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और उसको स्वालो करवा रहे होते हैं। और 6ठे दिन और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद जो दिखाते हैं कि उनके एटीट्यूड्स काफी ज्यादा बदल चुके होते हैं और वो लोग पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, यानी कि अब वो यहाँ पर खुद से फाइट करना सीख चुके हैं। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि यहाँ पर पूरे महीने की ट्रेनिंग रंग लाई है, तुम लोग यहाँ पर पूरे अच्छे एटीट्यूड के साथ फाइट कर सकते हो। पहले तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ठगपुना दिखा रहे थे, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर एक्शन में फाइट कर सकते हो। लियू फेंग कहता है कि अब जबकि तुम लोग बिल्कुल तैयार हो तो चलो जल्दी से आप अपने लिंग जाओ क्लैन में चलते हो और जाकर देखते हैं कि हमारे क्लैन की क्या हालत है। और वो फिर से स्पीकी के ऊपर बैठता है, वहां पर से लिंग जाओ क्लैन के लिए निकल पड़ता है। कि हमारा लियू फेंग जो था अपने बीस्ट को तैयार करने के बाद वहां पर से अपने लिंग जाओ क्लैन की तरफ निकल पड़ता है। वो देखना चाहता है कि उसके लिंग जाओ क्लैन में कौन कौन बचा है और क्या उसका क्लैन कंप्लीटली बर्बाद तो नहीं हो चुका। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो अपने दरवाजे को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि आज से 1 साल पहले तक तो उसका गेट जो था बिल्कुल सही
सही सलामत था, लेकिन अब यहाँ पर उसका गेट भी टूट फूट चुका है और ऊपर बेलें लगी हुई हैं। पास से वो काफी हैरान होता है कि सिर्फ एक साल में यहाँ पर इतना कुछ कैसे बदल गया। और इसी के साथ ही वो दरवाजे से अंदर होता है। जैसे वो थोड़ा सा अंदर होता है तुझे देखकर वो काफी हैरान होता है कि वहाँ पर उसके कुछ अपने साथी होते हैं, कुछ उसके डिसाइपल्स होते हैं जो कि वहाँ पर जख्मी हालत में पड़े होते हैं और साथ ही उनके बीच भी मार चुके होते हैं और उनके सामने एक दूसरे क्लैन के लोग होते हैं जो कि मेरे ख्याल में बैंक क्लैन के लोग होते हैं और वो लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। बैंक क्लैन के जो तीनों लड़के जो होते हैं अपने बीच के साथ इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि यहाँ पर इस जगह को छोड़कर भाग जाओ क्योंकि हम लोग तुम्हारी जगह के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन वो लड़के जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी क्यों देंगे, ये हमारे लिंगजाओ क्लैन की जगह है और कभी हमारा लिंगजाओ क्लैन इतना महान हुआ करता था कि तुम्हारे बैंक क्लैन की औकात हमारी जूती के बराबर भी नहीं थी और आज यहाँ पर तुम हमें आकर धमका रहे हो। और इसी के साथ उनमें से एक लड़का जो होता है अपने पास से अपने शैडो बीस्ट को रिलीज करता है जो कि डार्क इल्यूजन बीस्ट कैट होती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी तेज होती है। तुझे देखकर वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर उन्होंने डार्क इल्यूजन फेलिस को रिलीज कर दिया है एट लास्ट। मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम्हारे लिंगजाओ क्लैन की ये कैट जो है ये काफी ज्यादा तेज है और तुम लोग यहाँ पर इसको यूज करने वाले तो देखते हैं ये किस तरह से हमारे मॉन्स्टर्स का सामना कर पाती है। और साथ ही वो अपने पास से वो तीनों ही अपने पास से अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं। तो पहले वाले गंजे ने तो पहले यहाँ पर अपने बड़े से कोमोडो ड्रैगन को रिलीज किया होता है। इसी के साथ ही दूसरा जो होता है एक बड़े से टर्टल को रिलीज करता है और तीसरे वाले के पास एक बीटल मॉन्स्टर होता है। लिंगजाओ क्लैन का वो लड़का उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इन छोटे मोटे बीस्ट के साथ मेरी फेलिस कैट को हरा सकते हो, लगता है कि तुमने डार्क इल्यूजन फेलिस कैट की पावर्स को सही से समझा नहीं है। और इसी के साथ उसे कहता है कि लिटिल मी जाओ जाकर अटैक करो और उसकी लिटिल मी बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ती है। जब वो तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ी होती है तो गंजा जो होता है वो अपने बड़े से कोमोडो ड्रैगन से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो, डिस्टेंस से अटैक करना। वो अपनी पूंछ को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे वो बड़ी सी छिपकली अपनी पूंछ को घुमाकर कैट के ऊपर अटैक करती है तो वो डार्क शैडो कैट जो होती है वो तेजी के साथ घूमते हुए उसकी पूंछ के ऊपर से गोल गोल घूमती है जिसकी वजह से उसकी पूंछ जो होती है यानी कैट की जो पूंछ होती है वो उसकी पूंछ को ब्लेड की तरह काट देती है। उसकी पूंछ के वहां पर छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं और उसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसकी छिपकली वहीं पर चलाना शुरू कर देती है। और इसी के साथ ही दूसरा अपने बड़े से टर्टल को वापस बुला लेता है और कहता है कि अपने शेल के अंदर चले जाओ। टर्टल अपने शेल के अंदर चला जाता है तो कैट जो होती है बड़ी तेजी के साथ भागती हुई उसकी तरफ भी आगे बढ़ती है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने क्लास के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाती है। जैसे वो अपने क्लास के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाती है तो वो बड़ा सा टर्टल जो होता है उसका शेल भी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं तो वो दूसरा भी वहां पर चलाना शुरू कर देता है कि इसने तो मेरे टर्टल को भी मार दिया। और तीसरे वाले के पास उसका बीटल होता है तो वो अपने बीटल से कहता है कि जल्दी से पीछे हटो, तो लेकिन बीटल के पास पीछे हटने का टाइम नहीं होता क्योंकि कैट जो होती है बड़ी तेजी के साथ एक स्पाइरल गोल गोल घूमती है और बड़ी तेजी के साथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। वो उसकी बॉडी के पार निकल जाती है और साथ ही उसकी बॉडी को बीच से काट देती है बिल्कुल एक खीरे की तरह। ने यहाँ पर दो मॉन्स्टर्स को मार दिया और तीसरे की पूंछ काट दी और ये देखकर बैंक क्लैन के वो लड़के जो होते हैं काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो हमारा लिंगजाओ क्लैन का लड़का उनसे कहता है कि यहाँ पर तुम तो लूजर्स की एक गैंग और तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आकर महान लिंगजाओ क्लैन के साथ पंगा ले सकते हो। तो इसी के साथ ही जो गंजा होता है वो अपने साथी से कहता है कि लगता है कुछ यहाँ पर चालबाजी करनी पड़ेगी। तो उसका साथी उसे कहता है ठीक है बॉस। और इसी के साथ ही उसका बीटल जो होता है अभी तक जिंदा होता है तो वो अपने बीटल के उसके मुंह के आगे जो उसका सींग होता है उसको रिलीज करने का कहता है। तो वो अपने सींग के साथ लोगों के ऊपर अटैक कर देता है वहां पर सामने जो डिसाइपल्स होते हैं। अब जबकि वहां पर उन डिसाइपल्स के ऊपर अटैक होता है तो इसी के साथ लिंगजाओ क्लैन का वो एक्सपर्ट जो होता है वो जल्दी से अपनी डार्क फेलिस कैट को वापस बुलाता है और तेजी के साथ भागती हुई वापस आती है और आकर उस सींग को रोकती है ताकि वहां पर डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन जैसी वहां पर उनको बचा रही होती है इसी के साथ ही वो बड़ी छिपकली पीछे से निकलती है और उसे अपने मुंह में भर लेती है और अपने दांत उसकी बॉडी के अंदर गड़ा देती है। और इसी एक अटैक के साथ ही उसकी बिल्ली जो होती है मर जाती है। वो डार्क शैडो कैट को उठाकर पटक देती है तो इसी के साथ ही कैट वहीं पर उसके मुंह से खून निकलता है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा था और वहीं पर मर जाती है। और बेचारा लड़का जो होता है अपनी कैट को गले से लगाकर वहीं पर रोना शुरू कर देता है और कहता है लिटिल मी तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकती। तो जबकि उनकी आखिरी उम्मीद उनका आखिरी बीस भी यहाँ पर मर चुका है तो बैंक क्लैन के लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारे पास आखिरी बीस था, तुम लोगों के पास कोई बीस भी नहीं बचा तो तुम लोगों के पास अब यहाँ पर जाने की कोई वजह नहीं है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ या फिर तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे। इसके साथ ही गंजा जो होता है वो अपनी छिपकली से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर सबसे पहले इस लड़के को मारो जिसकी ये कैट थी। और इसी के साथ ही वो बड़ी सी छिपकली जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो गंजा उनसे कहता है कि आज के बाद से तुम्हारे जैसे बेवकूफों के लिए जो कि लिंगजाओ क्लैन से ताल्लुक रखते हैं तुम्हारे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है क्योंकि तुम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फॉल कर चुके हो। अब जिस जगह जो है हमारी है और दोबारा कभी यहाँ पर अपना मुंह मत दिखाना। तो जैसे वो बड़ी सी छिपकली अपना मुंह खोलकर उस लड़के को खाने लगती है, उसके सर को खाने लगती है। इसी के साथ ही उसके ऊपर सूसू से अटैक होता है तो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ है। तो साइड के ऊपर हमारा ल्यू फेंग खड़ा होता है। तो ल्यू फेंग ने अपनी डॉगी को उठाया होता है, डॉगी ने उसके ऊपर सीधी एक निशाना लगाया होता है अपनी सूसू के साथ और पिचकारी मारी होती है। आखिर तुम लोग कौन हो जो कि यहाँ पर मेरे लिंगजाओ क्लैन के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। तो वहाँ पर सामने जो लड़की खड़ी होती है उसे लिन फेंग की बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है जैसे उनका ग्रैंड मास्टर वापस आ गया हो। तो वो कहती है ग्रैंड मास्टर, लेकिन फिर साथ ही कहती है नहीं ये हमारा ग्रैंड मास्टर नहीं है, ये तो कोई और है। अपने साथियों से पूछते हैं क्या तुम लोग इस लड़के को जानते हो। तो वो लोग कहते हैं नहीं मिस हमें नहीं पता कि ये कौन है। और इसी के साथ ही गंजा कहता है कि लड़के अब तुम कौन हो, तुम यहाँ पर बीच में अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे छोटे कमीने लोग यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी लोग मिलकर भी यहाँ पर मुझे मार पाओगे, तुम सभी लोगों के लिए तो मेरा लिटिल डॉगी काफी है। और इसी साथ ही वो अपने डॉगी चांद से कहता है कि डॉगी जान जाओ जाकर इन्हें दिखा दो। और इसी के साथ ही डॉगी चांद भागता हुआ आगे बढ़ता है जबकि गंजा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपने छोटे से डॉगी के साथ मेरे बड़े से ग्राउंड ड्रैगन को हरा सकते हो। ये डॉगी तो सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए चैंपियन लेवल में पहुंचा है जबकि मेरा बड़ा सा ग्राउंड ड्रैगन अल्टीमेट लेवल में है। और इसी के साथ ही दोनों जो होते हैं अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो जैसे वहाँ पर बड़ा सा ग्राउंड ड्रैगन जो होता है हमारे डॉगी के ऊपर पंजा मारता है तो हमारा डॉगी चांद जो होता है वहाँ पर अपने पिलो स्किल को यूज करता है और अपनी बॉडी को फुला लेता है जिसकी वजह से उसे असर नहीं होता। और इसी के साथ ही हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि अब जल्दी से आगे बढ़ो और उसे दिखाओ कि तुम्हारा
तुम्हारी पॉपर टेक्निक क्या कर सकती है? वो कहता है हाँ जी बॉस, और इसी के साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप करता है और उस ड्रैगन के मुंह के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है। जैसे उसके ऊपर मुंह पर पंजा मारता है तो उसके मुंह पर जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डॉगी की पावर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है प्रैक्टिस की वजह से। और इसी के साथ ही वो गम गम करते हुए उसके मुंह के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है और बहुत सारी पॉपो करते हुए उसके ऊपर मुंह पर मारता है। और लास्ट के ऊपर हमारा लियू फेंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर अपनी स्पाइरल टेक्निक दिखाओ। और इसी के साथ ही हमारा डॉगी चांद होता है उसकी बॉडी के ऊपर जाकर लिपट जाता है और उसके साथ लिपट कर अपनी बॉडी को घुमाता है, जिसकी वजह से पूरा ग्राउंड ड्रैगन ही जो होता है वो ग्राउंड से उठता है, वहां पर घूमता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है। इसी के साथ ही वो कोमोडो ड्रैगन जो होता है बेहोश हो जाता है। ये देखकर बैंकलैंड के लड़के कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, छोटा सा डॉगी जहाँ पर हमारे बड़े से ग्राउंड ड्रैगन को कैसे हरा सकता है। तुम्हारा लियू फेंग सोच रहा होता है कि मैंने जहाँ पर इन लोगों को जितना बेवकूफ समझा था ये बिल्कुल उतने ही बेवकूफ है, क्योंकि सबसे पहले जहाँ पर डॉगी ने उसके ऊपर अपने सुसु से अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स को उसने कमजोर कर दिया, क्योंकि उसके अंदर पैरालाइजिंग पॉइजन था। और ये लोग इस बात को समझ भी नहीं पाए और इसके बावजूद अपने ग्राउंड ड्रैगन से डॉगी जान से फाइट करते रहे। इसी के साथ ही बैंकलैंड के लड़के जो होते हैं अपने पास से अपने और बीस को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास सिर्फ यही बीस थे। वो अपने बीस को निकालते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक टेक पाओगे। हमारे जो बीस जो है तुम्हारे डॉगी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि ये क्या मेरे पास तो और बीस नहीं है। और इसी के साथ में लियू फेंग वहां से भागना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर मास्टर के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो, अगर तुम्हें अटैक करना तो बीस के ऊपर अटैक करो, लेकिन वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि चलो इस कमीने को पकड़ो, इसे जाने मत देना, इसकी हिम्मत कैसे भी हमारे बीस के साथ पंगा लेने की। और इसी के साथ जैसे वो लोग भागते हुए दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो लियू फेंग वहीं पर दीवार के साथ खड़ा होता है। तो वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब यहाँ पर खड़ा क्यों है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर दोबारा बेवकूफ बना दिया, मैं तो बस यही चाहता था कि तुम जैसे बेवकूफ लोग यहाँ पर इस दरवाजे के अंदर से एक साथ बाहर निकले, तुम्हारे बीस भी यहाँ पर एक साथ दरवाजे से बाहर निकले, ताकि मैं उन सभी को एक साथ पकड़ सकूं। क्योंकि उसका पौधा चांद वहाँ पर बाहर खड़ा होता है और उस पौधे चांद ने वहाँ पर उन सभी को अपनी टेंटिकल्स के अंदर पकड़ लिया होता है। जितने बीस्ट होते हैं उन सभी को उसने एक ही बार में पकड़ लिया होता है। बैंकलैंड के लड़के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि इसके पास तो एक और मॉन्स्टर वाइन टाइप का और जो तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ में लियू फेंग कुंचान से कहता है कुंचान अब तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी से अपने खाने को खा लो। कि हमारा लियू फेंग जो होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के साथ वो सभी लोग उसका पीछा करते हैं अपने बीस्ट के साथ। लेकिन हमारे लियू फेंग का जो पौधा चांद होता है वहाँ पर अपनी बेलों के साथ उन सभी बीस्ट को पकड़ लेता है। और इसी के साथ ही हमारा लियू फेंग उनसे कहता है कि अब यहाँ पर कुंचान की बारी है, कुंचान जल्दी से सभी को निकल जाओ। तो जैसे वहाँ पर कुंचान बाहर निकलती है वो सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, ये तो एक मड फिश है। और कुंचान आगे बढ़ती है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़कर सभी के सभी बीस्ट को एक ही बार निकल जाती है, वो सभी को स्वालो कर जाती है, यानी सभी को निकल जाती है। देखने के बाद बैंकलैंड के वो लड़के वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटी सी मड फिश ने यहाँ पर सभी बीस्ट को कैसे निकल लिया। तो वहाँ लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपने कुंचान को और ज्यादा मील कहाँ से ला कर दूंगा और तुम लोगों ने यहाँ पर खुद इसके सामने इतना सारा खाना परोस दिया। तो बैंकलैंड का लड़का उसे कहता है कि ये तो एक कुन है जो कभी छोटी फार्म है, यानी कि एक मड फिश की फार्म है और बड़ी होकर जो कुन बन जाएगी। लेकिन क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि ये इलीगल है, कुन को रखना इलीगल है। यहाँ पर सभी की सभी कुन फिशेस को तो एलिमिनेट कर दिया गया था, सभी मड फिशेस को मार दिया गया था, लेकिन तुम्हारे पास एक पड़ी है। इसका मतलब यह है कि तुम अलायंस के खिलाफ जा रहे हो। अगर लीग को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग यहाँ पर आएंगे, तुम्हें भी सजा होगी और साथ ही तुम्हारी इस कुन को भी मार दिया जाएगा। अभी हम लोग जाएंगे और जाकर सब कुछ बता देंगे, हम लोग लीग वालों को सब कुछ बता देंगे। लियू फेंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है लेकिन अगर यहाँ पर मेरी कुंचान तुम लोगों को भी निकल जाएगी तो फिर मुझे बताओ कि तुम में से कौन जाकर वहाँ पर बता पाएगा। और बात सुनने के बाद तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या 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 ये हमें भी निकल सकती है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि हाँ, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों को मेरी कुंचान निकलकर उसका पेट खराब हो जाएगा, इसी वजह से वो तुम्हें नहीं निकलना चाहती। इसी के साथ ही लियू फेंग अपने डॉगी चान से कहता है कि डॉगी चान तुम आगे बढ़ो, जाकर इनसे निपटो। वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं प्लीज इसको दूर रखो, इसको दूर रखो। लेकिन डॉगी चान आगे बढ़ता तीनों के मुंह के ऊपर सुसु कर देता है, क्योंकि उसके सुसु के अंदर एक नई पावर आती है, एक नया स्किल जिससे वो किसी की याददाश्त को मिटा सकता है। जैसे वो उनके तीनों के मुंह के ऊपर सुसु करता है तो वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये कोई पॉइजन है। तुम्हारा लियू फेंग उनसे कहता है कि ये कोई पॉइजन नहीं है बल्कि ये फॉरगेटिंग पिस है, इसकी सुसु की वजह से तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भूल जाओगे और इसके बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। इसी के साथ उसकी जूनियर सिस्टर जो होती है बाकी वहाँ पर बाहर निकल आती है और कहती है कि माय हीरो क्या हुआ, तुम यहाँ पर ठीक तो होना। जैसे वो बाहर आती है तो ये देखकर काफी हैरान होती है कि बैंकलैंड के वो तीनों ही लड़के जो होते हैं वो भूल चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा और हमारे पास स्पिरिट बीस्ट थे वो सभी कहाँ पर चले गए हैं। लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग अभी यहाँ पर से नहीं भागोगे तो फिर मैं एक्शन लूंगा, यानी कि मेरे स्पिरिट बीस्ट तुम्हारे पर अटैक करेंगे। और वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके पास स्पिरिट बीस्ट नहीं होते, इसी वजह से वो लोग वहाँ पर से भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा, कम से कम हमारी जान तो बची, हम लोग इस जगह के ऊपर करने के लिए क्या आए थे हमें तो कुछ भी याद नहीं है। सबके जूनियर सिस्टर जो होती है हमारे लियू फेंग से पूछती है कि इनके स्पिरिट बीस्ट कहाँ पर चले गए। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि मैंने सभी को हरा दिया और उन सभी को यहाँ से भगा दिया है। तो उसे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लिंग जाओ क्लैन की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो हमारे लिए हीरो बनकर आए हो। तुम्हारा लियू फेंग भागता हुआ आगे बढ़ता जाकर उसको गले से लगा लेता और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तो वो उसे कहते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ इसको पे करना पड़ेगा। हाँ ये बात तो ठीक है कि इसने लिंग जाओ क्लैन की मदद की है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि यहाँ पर आकर मुझे इस तरह से जप्पी डाल ले। तो वो शर्मा रही होती है। तुम्हारा लियू फेंग पीछे हटता है और उसे कहता है कि इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि मैं कौन हो सकता हूँ। वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तो लियू फेंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पर विश्वास नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा भी। और इसी के साथ उसे एक झटका लगता है, वो कहता है कि ये मैं क्या करने वाला था, मैं यहाँ पर इसको अपनी सच्चाई बताने वाला था कि मैं रीइंकार्नेट हो गया हूँ, दोबारा यहाँ पर इस बॉडी के अंदर जिंदा हुआ हूँ। लेकिन अभी तक यहाँ पर मैंने अभी तक की सच्चाई के बारे में पता नहीं लगाया कि 1 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि मेरी कून फिश ने यहाँ पर मुझे निगल लिया था, मुझे मार डाला था, किसी न किसी
ने तो यहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसने मुझे निकला था, यानी कोई मुझे मारना चाहता था, कोई ना कोई तो है जो लिंग जाओ क्लैन में, यहाँ पे फैंग क्लैन में गद्दार है। तब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता, तब तक यहाँ पर मैं अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकता, वरना मेरे सभी के सभी दोस्त जो है वो सभी क्लैन मेंबर जो है वो सभी खतरे में पड़ जाएंगे। फिर हो सकता है कि वो बंदा दोबारा मुझे मारने की कोशिश करे, जिस वक्त कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इस वक्त मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। ल्यूफेंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा था, लेकिन अफसोस कि मैंने तुम्हें पहले कहीं पर भी नहीं देखा। फिर साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम लिू फेंगमेंग है और मैं एक गार्डनर हूँ। तो उसकी जूनियर सिस्टर उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जू रोंग निंग है। उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए। तो इसी के साथ ही वहाँ ल्यूफेंग उसका बाजू पकड़ता है और उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है और कहता है कि मुझे बाकी के सभी लोगों से मिलना है। और वो लोग अंदर आ जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो सिस्टर जू उन सभी लोगों से बताती है, उन सभी को बताती है कि इस हीरो ने जहाँ पर हमारी मदद की है, बैंक क्लैन के वो तीनों लड़के भाग चुके हैं और इसने हमारी जान बचाई है। तो वो सभी लोगों से थैंक यू बोलते हैं। तो ल्यूफेंग कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम सभी लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और साथ ही वो काफी खुश होता है कि मेरे सभी डिसाइपल्स यहाँ पर सही सलामत हैं और अभी जिंदा हैं। इसके साथ ही वो अपने डिसाइपल डॉन डी की तरफ देखता है। ये वो पहला डिसाइपल था जिसे अपनी पास लाइफ में इसने सबसे पहले रिक्रूट किया था। तो वहाँ पर अपनी कैट को लेकर रो रहा था और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी लिटिल मी मर गई है, मेरी लिटिल मी मर गई। तो हमारा ज़ूफेंग भी उसकी तरफ देखता है और उसे याद आता है पास की मेमोरी में जब पहली बार उसने इस लिटिल मी को पकड़ा था। तो उसी ने पहली बार इसको पकड़ा था और पकड़ने के बाद डांडी को दे दिया और कहा कि मैंने आखिरकार इसको पकड़ लिया। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी मैंने इसे तुम्हारे लिए पकड़ लिया है। आज के बाद से ये कैट तुम्हारी है, इसे एक अच्छा सा नाम दो और इसे अच्छे से संभाल कर रखना। तो डांडी उसे कहता है कि ग्रैंड मास्टर मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगा और इसकी बहुत अच्छे से केयर करूंगा। सिस्टर जू जो होती है हमारे ल्यूफेंग की तरफ देख रही होती है कि इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो वो कहती है कि ये जो बीस्ट है ये स्पेशली हमारे ग्रैंड मास्टर ने डांडी को गिफ्ट में दिया था। वो से भी कह रही होती है कि सीनियर प्लीज रो मत। और इसी के साथ सीनियर कहता है कि मुझे लगता है कि सब खत्म हो गया। तो सिस्टर जू से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है डॉन डी, तुम ये क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे सभी के सभी स्पिरिट बीस्ट मर चुके हैं और हमारे पास यहाँ पर जगह के ऊपर रहने का कोई जवाब नहीं है। हम सभी लोगों को अब यहाँ से जाना होगा, हमें यहाँ पर अपनी और पोजीशंस को छोड़ना होगा। अब इस जगह के ऊपर इस जगह को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल बेकार है। ग्रैंड मास्टर मर चुके हैं तो हमारे यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। लिंग जाओ क्लैन खत्म हुआ। तो जूनियर सिस्टर से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर ऐसा मत को हम लोग यहाँ पर जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी के साथ ही वो ल्यूफेंग के पास से गुजर कर जा रहा था। तो ल्यूफेंग पीछे की तरफ घूमता है, उसका बाजू पकड़ता और कहता है प्लीज यहाँ से मत जाओ, अगर तुम यहाँ पर से चले जाओगे तो फिर ये सेक्टर रिवाइव कैसे हो पाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा इस सेक्टर को रिवाइव करने में। जबकि डॉन्डी पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है कि तुम हमसे दूर रहो, हमें यहाँ पर तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। ग्रैंड मास्टर के मरने के बाद से इस सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करने की कोई वजह नजर नहीं आती। हमारे पास हमारे बीस्ट नहीं है, बिना बीस्ट के हम लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर बाकी के सभी क्लाइंट्स कितने पावरफुल है और उनके पास जो बीस्ट है वो कितने पावरफुल है। जबकि सिस्टर जू जो होती है वो डॉन्डी को चुप करवाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर हमारे हीरो से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। और वो लिंक के वो ल्यूफेंग से भी कहती है कि ब्रदर प्लीज माफ कर देना, ये इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में अपने बीस्ट के मरने की वजह से इस तरह की बकवास किए जा रहा है। इसके साथ ही मैं ल्यूफेंग को यहाँ पर पहली बार याद आती है जब वो पहली बार यहाँ पर फ्लायर्स बांट रहा था और रिक्रूटमेंट कर रहा था। और उस वक्त डॉन डी इसके पास आता है उस फ्लायर को देखने के बाद। जब वहाँ पर आता है तो उसे कहता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा सेक्टर है ये काफी ज्यादा छोटा नहीं है। तो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन क्या तुम मेरे सेक्टर को ज्वाइन करोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है कि ग्रैंड मास्टर और तुम्हारी उम्र भी मुझसे ज्यादा नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक स्टूडेंट खुद ग्रैंड मास्टर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कितने डिसाइपल्स हैं। तो हमारा ल्यूफेंग उसे कहता है कि सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। तो ये बात सुनने के बाद डॉन डी चलाकर उसे कहता है क्या तुम सिर्फ अकेले ही हो, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई डिसाइपल भी नहीं है। साथ ही वहाँ पर नुक्स निकालना शुरू करता है और कहता है एक तो ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है, दूसरा इसके गेट के ऊपर कोई बैनर नहीं लिखा और तीसरा मुझे लगता है कि तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, चौथा तुम लोगों की यूनिफॉर्म्स बहुत ज्यादा अगली है, इतनी गंदी यूनिफॉर्म्स कौन पहनेगा, और पांचवा यहाँ पर तो रॉम से बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऊपर से सिर्फ एक ही वॉशरूम है और पानी की भी कमी है। तुम्हें क्या लगता है कि इस जगह के ऊपर कोई आकर तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहेगा। ल्यूफेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ना करो, कम से कम हमारे सेक्टर की बुराइयां तो ना करो। तो डांडी उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मुझसे एक वादा करते हो कि तुमने यहाँ पर इस पोस्टर के ऊपर जो कुछ भी लिखा है कि तुम इस सेक्टर को खुद बना रहे हो और तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम अपने सेक्टर को दुनिया का महान सेक्टर बना दो, अगर तुम इसको सच करने का सपना रखते हो तो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करने को तैयार हूँ। ल्यूफेंग उसे कहता है कि हाँ मैं इसको सपने को सच करूंगा। तो इसी के साथ ही डॉन्डी उसके साथ हाथ मिलाता और कहता तो फिर ठीक है ग्रैंड मास्टर, मैं आपका पहला डिसाइपल हूँ, मिलकर लिंग जाओ क्लैन को सबसे महान बना देंगे। डॉन्डी वहाँ पर से जाना चाहता है जबकि सिस्टर जू से कहते हैं प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम यहाँ पर से चले जाओगे तो फिर ग्रैंड मास्टर की इस जगह को प्रोटेक्ट कौन करेगा, लिंग जाओ क्लैन की प्रोटेक्शन का जिम्मा कौन लेगा। तो उसे कहते हैं प्लीज यहाँ पर सोचो, तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते। तो डॉन्डी उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि लिंग जाओ क्लैन अब खत्म हो चुका है, लिंग जाओ क्लैन में अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ग्रैंड मास्टर के बनने के बाद उम्मीद की सभी किरणें बंद हो गई थी, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। तो सिस्टर जू से कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। डॉन्डी चलाकर से कहता है कि तुम सभी लोगों को भी सच्चाई दिखाई दे रही है लेकिन तुम लोग इसको मान नहीं रहे, तुम सभी लोगों को भी यहाँ पर से जाना पड़ेगा। लिंग जाओ क्लैन 1 साल पहले मर गया था, ग्रैंड मास्टर के मरने के साथ साथ ही हमारा लिंग जाओ क्लैन भी खत्म हो गया था। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक खाली जगह को यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, अपना फ्यूचर देखो, किसी और सेक्टर को ज्वाइन करो ताकि तुम लोग आगे जाकर मजीद महान हंटर बन सको। इसी के साथ ही वो सबसे पहला होता है जो वहाँ पर से जा रहा होता है। तो वो कहता है कि इस जगह को भूल जाओ और सभी लोग यहाँ से चले जाओ, और इसी के साथ ही वो बाय बोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जबकि इसी के साथ ही सिस्टर जू बाकी सभी लड़कों से कहती है कि ल्यू चैन प्लीज तुम सभी लोग डॉन डाई की बात को मत मानो। तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पर अपने ख्वाहिश में ये बातें कर रहा है, उसका बीस्ट मरा है, इसी वजह से वो इस तरह की बहकी बातें कर रहा है। तो वो लोगों से कहते हैं प्लीज सिस्टर में माफ करना, पर लगता नहीं है कि यहाँ पर अब हमारे लिंग जाओ क्लैन में रहने की कोई वजह बची है। लिंग जाओ क्लैन खत्म हो चुका है, हमारे पास पावरफुल बीस्ट नहीं है, बिना बीस्ट के हम लोग किसी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कोई भी यहाँ पर आएगा आकर हमारे पर अटैक करेगा, हमारे रिसोर्सेज ले लेगा,
इस जगह के ऊपर कब्जा कर लेगा। हमें जहाँ पर अपना फ्यूचर देखना है, हमें जहाँ पर किसी और सेक्टर को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया इसीलिए चलती है, इसी तरह ही चलती है। हमें जाकर किसी और सेक्टर को ज्वाइन करना पड़ेगा। प्लीज सीनियर सिस्टर हमें माफ कर देना। और सभी लोग वहाँ पर उससे माफी मांगते हैं और साथ उसे कहते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं। सिस्टर जून सभी को रोकने की कोशिश करती है और कहती है प्लीज 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 मत जाओ। तो जैसे वो सभी लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं, इसी के साथ ही लियू फेंग चलाकर कहता है सभी लोग रुक जाओ। तो वो सभी लोग पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि अब जेनिया लड़का यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तो लियू फेंग कहता है कि तुम सभी में से किसी को भी यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, अभी लिंगजाओ क्लैन मरा नहीं है। अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो मैं, और इसी के साथ ही वहीं पर खामोश हो जाता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर सभी को बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ तो हो सकता है कि मेरे सभी क्लैन मेंबर्स यहाँ पर मुश्किल में पड़ जाएं। वो जो बंदा जो मुझे मारना चाहता है वो इन सभी को भी मार सकता है। वो वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कहने वाला था, मुझे कुछ याद नहीं है। तो उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिंगजाओ क्लैन को ज्वाइन करूंगा और उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करूंगा। मैं तुम्हारे लिंगजाओ क्लैन को दोबारा से मजबूत बना दूंगा। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो ब्रदर डॉन्डी की तरफ देखते हैं। तो डॉन्डी उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन को ऑनर देते हैं कि इसने हमें यहाँ पर इतने दिनों तक बना दी, हम लोग इतने सालों तक इसके साथ रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर हमें फेयरवेल बोलना होगा। सभी लोग वहाँ पर लिंगजाओ क्लैन के सामने, उसके बोर्ड के सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं प्लीज यहाँ पर हमें सेफ जर्नी की परमिशन दो। इसी के साथ वो सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं कि लियू फेंग वहाँ पर बैठा रो रहा होता है और कहता है कि प्लीज मेरे दोस्तों मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं अपने लिंगजाओ क्लैन को दोबारा से रिवाइव करूंगा और तुम्हें से किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो बेचारा वहीं पर उदास होता है और कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे सभी सेक्टर डिसाइपल्स यहाँ पर छोड़कर चले गए और किसी को मैं यहाँ पर रोक नहीं पाया, सभी लोग जा रहे हैं। सीनियर सिस्टर वहाँ पर बैठकर रो रही होती है। जू जब वहाँ पर बैठकर रो रही होती है, उसी के साथ एक लड़की जिसका नाम जेंग ही होता है उसके पास आती है और उसे कहती है सीनियर सिस्टर प्लीज रो मत, प्लीज सैड मत हो, मैं यहीं पर हूँ। तो वो उसे देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर से छोड़कर नहीं जा रही। तो वो कहती है नहीं सिस्टर, मैं यहाँ से छोड़कर क्यों जाऊंगी, आप यहाँ पर मुझे जब मुश्किल वक्त में थी उस वक्त आपने मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर पनाह दी थी, तब से मैं यहीं पर इस जगह के ऊपर रह रही हूँ, मैंने इस जगह को अपना घर समझा है और मैं यहाँ पर से छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। सिस्टर जू से कहते हैं कि ये मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर इस सेक्टर में कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तुम भी यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लेम नहीं करूंगी। तो वो कहती है नहीं सिस्टर, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर रुकूंगी। वो यहाँ पर ये बात करती है तो उसी के साथ ही अंदर से एक और सिस्टर निकल आती है। तो उस सिस्टर का नाम जुई टोंग होता है। तो जुई टोंग उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर अब कितने लोगों के लिए खाना बनाऊं, बाकी के सभी लोग तो जा चुके हैं, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर थोड़े लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो ये इन लोगों की मेड होती है जो इनके खाने का बंदोबस्त करती है। तो सिस्टर जू से कहती है क्या तुम यहाँ से नहीं जाने वाली। तो वो कहती है नहीं, मैं और कहाँ पर जाऊंगी, यही तो मेरा घर है और मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाने तो बनाना है, तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी, मेरा यही तो काम है। तुम लोगों को पता है ना कि सेक्टर मास्टर के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे यहाँ पर 4 साल तक रहना है और अभी तक मेरे काफी सारे साल बचे हुए हैं और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता मैं यहाँ से जा नहीं सकती। अगर तुम लोग चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे अगले 3 साल की पेमेंट देनी होगी, अगर तुम सैलरी देती हो तो मैं चली जाती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद जूनियर सिस्टर से कहती है अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर रह सकती हो। और इसी के साथ ही वो लोग साइड के ऊपर लियू फेंग की तरफ देखते हैं। तो सिस्टर जेंगी कहती है कि ये तो अभी तक यहीं पर है, इसका क्या करे। तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसे कहती है माय हीरो तुम्हें यहाँ पर उदास होने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो चलता रहता है, इस सेक्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं था, इसी वजह से वो सभी लोग चले गए हैं, लेकिन तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या तुम हमारे साथ लंच करके जाओगे, हमें खुशी होगी। तुम्हारे लियू फेंग से कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो सिस्टर जू से कहती है कि यंग हीरो क्या तुम यहाँ पर वाकई में ये बात सच्ची कह रहे हो कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर सिर्फ हमारे पास तरस खा के ये बात कर रहे हो। तुम्हारा लियू फेंग सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, फैन फैमिली के बारे में और साथ ही अपने सेक्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पर किसने मारा था, एंड मोमेंट में किसने मुझे बैक स्टैब किया था, तो मुझे यहाँ पर सेक्टर को दोबारा से ज्वाइन करना होगा, सेक्टर को दोबारा से महान बनाना होगा। अगर मैं सेकंड ग्रैंड लेवल पर अपने लिंगजाओ क्लैन को पहुंचा देता हूँ तो उसके बाद मैं हायर रैंक्स में पहुंच सकता हूँ, जहाँ पर जाकर मैं सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाऊंगा। और अपने डिसाइपल्स के ऊपर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता रहा। अपने कुंचान को मैंने अल्टीमेट गार्ड लेवल पर पहुंचाने के लिए जहाँ पर वो कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपने डिसाइपल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था। इसी वजह से मेरे डिसाइपल्स की लॉयल्टी मुझसे खत्म हो गई और सभी लोग यहाँ पर 1 साल के बाद ही चले गए। सिस्टर जू से कहते हैं कि हम तुम्हारे जैसे टैलेंट को यहाँ पर रखकर वेस्ट नहीं करना चाहते, तुम जाओ किसी महान क्लैन को जाकर ज्वाइन करो, किसी महान सेक्टर को ज्वाइन करो, हमारे पास में कुछ भी नहीं मिलेगा। लियू फेंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर मुझे तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना है। और साथ ही उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं लिंगजाओ क्लैन को दोबारा से महान बना दूंगा, तुम्हारा लिंगजाओ क्लैन जो है वो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर का क्लैन बनकर रहेगा। तो इसी के साथ ही हमारी सिस्टर जू से कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हो तो फिर ठीक है तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले हमारी सेरेमनी को पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें ग्रैंड मास्टर की पिक्चर के सामने अपना सर झुकाना होगा और उनके सामने जहाँ पर प्लंज करना होगा कि तुम इस सेक्टर के साथ वफादार रहोगे। तो वो उसके सामने ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें ग्रैंड मास्टर की पिक्चर बनाकर लगाई होती है। तो वो कहती है हमारा ग्रैंड मास्टर है। तुम्हारा लियू फेंग उस पिक्चर की तरफ देखता है और कहता है क्या ये ग्रैंड मास्टर की पिक्चर है, लेकिन ये वैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। जब किसी के साथ जेंगी उसे कहती है कि मेरी सीनियर सिस्टर जू ने खुद इस पिक्चर को बनाया है और इनके मुताबिक ये पिक्चर 100% ग्रैंड मास्टर की जैसी ही दिखाई देती है। लियू फेंग वहाँ पर सोच रहा था ये किसी भी एंगल से मेरे जैसी नहीं दिखाई देती, चलो फिर इसके सामने सर झुकाते हैं, क्योंकि मैं अपने सामने अपना सर झुका रहा हूँ। और उसके सामने सर झुकाता और कहता है कि ग्रैंड मास्टर फैन मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं इस सेक्टर को दोबारा रिवाइव करने के लिए मुझसे जो कुछ हो पाएगा वो मैं करूंगा, मैं इस सेक्टर को दोबारा से एक महान सेक्टर बना दूंगा, सभी डिसाइपल्स भी वापस सेक्टर में आ जाएंगे। ये सुनने के बाद सिस्टर जेंगी कहती है कि सीनियर सिस्टर आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा है, अभी अभी इसने सेक्टर को ज्वाइन किया है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इस तरह की बातें कर रहा है कि जैसे ये सेक्टर को अभी रिवाइव कर देगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भी यहाँ पर एक जूनियर ब्रदर मिल गया है। सिस्टर जू से कहते हैं
लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किस तरह इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। जिस तरह ये बातें करता है मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे क्लैन को दोबारा से रिवाइव करवा सकता है। साथ ही सेरेमनी कंप्लीट होती है और वो लोग वहाँ पर से बाहर आते हैं तो सिस्टर जू जो होती है वो उसे कहती है कि लियू फेंग, मैं यहाँ पर तुम्हें बताती हूँ कि आज के बाद से हम सभी लोग ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं और सभी लोग जूनियर और सिस्टर ब्रदर्स कहकर बुलाएंगे। सभी लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, साथ ही वो लोग उसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर तुम्हें पूरे का पूरा सेक्टर दिखाते हैं। हालांकि हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन फिर भी हम तुम्हें पूरा सेक्टर दिखाते हैं और वो लोग उसे पूरा सेक्टर घुमाना शुरू करते हैं। उसे सब कुछ दिखा रहे होते हैं, कहाँ पर डोम रूम्स है, कहाँ पर वॉशरूम्स है और कहाँ पर किचन है। यहाँ पर लियू फेंग ने उस सेक्टर को ज्वाइन कर लिया जो उसका अपनी सेक्टर हुआ करता था और दोनों जूनियर सिस्टर्स जो होती हैं वो उसको पूरा सेक्टर घुमा रही होती हैं। वो उसे डॉर्म रूम की तरफ लेकर जाती हैं। जैसे वो लोग जाकर दरवाजा खोलते हैं, सिस्टर जू को याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो दरवाजा खोलती थी तो अंदर बहुत सारे लड़के होते थे। वो चिल्लाकर उसे कहते थे कि सिस्टर जू प्लीज यहाँ पर दरवाजा नॉक करके अंदर आया करो, और मुझे देखकर काफी उदास होती है। तो जूनियर सिस्टर ज़ैंगी से कहती है कि यहाँ पर पहले बहुत सारे लोग हुआ करते थे लेकिन अब यहाँ पर हम दोनों ही हैं, तो तुम्हें जहाँ पर चाहे वहाँ पर सो सकते हो, लेकिन मेरे करीब ही सोना क्योंकि अकेले में यहाँ पर इतने बड़े डॉर्म रूम में बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर साथ ही उसे वॉशरूम दिखाते हैं, फिर साथ ही उसे वहाँ पर किचन दिखाते हैं और उसके बाद जूनियर सिस्टर जो होती है वो उसे कहती है कि हमारी सीनियर सिस्टर अब तुम्हें यहाँ पर कुछ पासवर्ड बताएगी। हमारी फैमिली के कुछ स्पेशल पासवर्ड है जिनकी मदद से तुम जाकर लीग में से मदद ले सकते हो या फिर किसी भी जगह के ऊपर लारी अड्डे के पास जाकर तुम वहाँ पर से अपने लिए सवारी ले सकते हो। तो वो पासवर्ड बताती है और कहती है कि मेरे पीछे पीछे दोहराओ। तो वो हमारा लियू फेंग जो होता है उसके पीछे पीछे दोहराता है। तो मुझे कहती है ये क्या तुमने तो पहली बार में सीख लिया है, तो तुम काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी टैलेंटेड हो। तो लियू फेंग कहता है कि हाँ तुम्हारा पासवर्ड काफी ज्यादा यूनिक है जिसकी वजह से मैंने पहले ही सीख लिया। उसके बाद वो लोग किचन में पहुंच जाते हैं। जब वो लोग किचन में पहुंचते हैं तो सिस्टर जुई उन लोगों के लिए खाना बनाती है। तो उनसे कहते हैं सिस्टर जुई तुम भी आ जाओ ना, हम तीन लोग सिर्फ अकेले बैठकर कैसे खाएंगे। तो वो भी उनके साथ ही वहीं पर बैठ जाती है। तो तीनों वहाँ पर काफी ज्यादा उदास होते हैं, बिल्कुल चुपचाप वहाँ पर खाना खा रहे होता है, कोई बात नहीं कर रहा होता। सिस्टर जुई कहती है कि ये कितना ज्यादा अजीब है जहाँ पर बिल्कुल अकेले चुपचाप बैठकर खाना खाना। पहले जहाँ पर कितने सारे लोग हुआ करते थे और सभी लोग शोर मचाया करते थे खाना खाते हुए। कोई कहता था मुझे ये चाहिए, कोई कहता मुझे वो चाहिए और सभी लोग गप्पे मारते थे, लेकिन अब यहाँ पर कितने ज्यादा अकेले बैठे हुए हैं। तो ज़ैंगी उन लोगों से कहती है कि हमें यहाँ पर यंग हीरो को वेलकम करने के लिए इस मील को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि यंग हीरो के पास काफी अच्छी प्रोग्रेस है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है और काफी नॉलेजेबल भी है। तो लगता है कि नेक्स्ट कंपटीशन में हमें जितवा सकता है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि तुम यहाँ पर लीग की तरफ से होने वाले कंपटीशन जो कि अगले महीने होगा उसके बारे में बात कर रही हो। सिस्टर जू से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर उसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और हम लोगों ने यहाँ पर अपने बेस को पर्सनली तैयार भी किया था, लेकिन अफसोस कि अब सभी लोग जा चुके हैं। डॉन डी की स्पेशली वो बीस्ट कैट जो थी वो यहाँ से मर चुकी है और जहाँ पर वो भी नहीं है और बाकी के सभी डिसेबल भी जा चुके हैं और हमारे पास अब कोई बीस्ट भी नहीं है। तो तुम अकेले वहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले पाओगे क्योंकि वहाँ पर कम से कम 4 लोग होने चाहिए। एंगी कहती है कि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही, हम 3 यहाँ पर जूनियर को मिलाकर, लेकिन हमारे पास चौथा नहीं है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि सिस्टर जुई भी तो हिस्सा ले सकती है। तो सिस्टर जुई कहती है ना 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 ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ और मुझे सिर्फ खाना बनाना आता है, मैं यहाँ पर बीस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती। सिस्टर जू कहती है कि ग्रैंड मास्टर ने एक बार सिस्टर जुई के बारे में कहा था कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी मार्शल रीजन है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी की पावर है और जिस की पावर की मदद से बहुत सारे बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि अगर ये चाहे तो यहाँ पर ये बिग बीस्ट मास्टर बन सकती है, लेकिन इसने खुद यहाँ पर मेड बनना चूज किया है। तो वो सभी लोग वहाँ पर उसकी बात याद करने के बाद उसे कहते हैं सिस्टर जुई प्लीज मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ ना, इस वक्त मुश्किल वक्त में जहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो ग्रैंड मास्टर का सिर्फ एक मजाक था, मैं यहाँ पर ये कैसे कर पाऊंगी, मुश्किल वक्त में मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद तो करनी चाहिए। फिर साथ ही उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पर पहले बीस्ट के बारे में बताओ क्योंकि मेरे पास तो कोई बीस्ट है भी नहीं, तो फिर मैं कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले पाऊंगी। तो ज़ैंगी आगे बढ़ती है और कहती है कि ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास ह्यूज स्पिरिचुअल ओरिजिन है और जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हें बीस्ट को कंट्रोल करना सिखा देंगे। तो वो कहती है तो फिर ठीक है, मैं ट्राई करने को तैयार हूँ। तो ज़ैंगी कहती है तो फिर ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो सिस्टर जुयन से कहती है तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे डबल सैलरी देनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद जू से कहती है तुम्हें पता ना कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसी के साथ ही ज़ैंगी आगे बढ़ती है, मैं लियू फेंग से कहती है कि ब्रदर लियू फेंग, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास भी एक जूनियर है, अब से सिस्टर जुई तुम्हारी जूनियर होगी। फिर साथ ही वो कहती है अब जबकि हम लोगों ने यहाँ पर ये फैसला तो कर लिया कि कंपटीशन में जा रहे हैं, लेकिन हमें ग्रैंड मास्टर की जरूरत है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में देखें कि कौन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। डॉन डी तो यहाँ से जा चुका है क्योंकि ग्रैंड मास्टर के बाद डॉन डी यहाँ पर नया ग्रैंड मास्टर बनने के लायक था। तो इसी के साथ ही ज़ैंगी कहती है तो मैं यहाँ पर जानती हूँ कि अब यहाँ पर किसे नया ग्रैंड मास्टर बनाना है। तो लियू फेंग से कहता है कि मैं तो बिल्कुल नया हूँ यहाँ पर और मैं भी जूनियर भी हूँ, तो मैं ग्रैंड मास्टर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन ज़ैंगी इसकी बात ही नहीं कर रही होती। वो कहती है कि मैं सिस्टर जू को यहाँ पर नॉमिनेट करना चाहती हूँ, क्या तुम में से किसी को इस बात से इतराज तो नहीं है कि ये हमारी ग्रैंड मास्टर बन जाए। तो वो उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर कैसे बन सकती हूँ, लेकिन अब जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, मैं तुम लोगों की सीनियर हूँ, तो फिर ठीक है मैं ग्रैंड मास्टर बनने को तैयार हूँ। तो ज़ैंगी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो ज़ैंगी कहती है तो बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। तो लियू फेंग और सिस्टर जू दोनों एक साथ बोलते हैं कि हमें सबसे पहले स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ना होगा। सिस्टर जू हमारे लियू फेंग से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर बात कर सकते हो। तो वो कहता है नहीं तुम यहाँ पर बात करो। तो सिस्टर जू कहती है कि अब जबकि यहाँ पर बैंक क्लैन के बाकी के क्लैन के लोगों के बार बार हमारे पर अटैक करने की वजह से हमारे सभी स्पिरिचुअल बीस्ट मार चुके हैं, हमें यहाँ पर नए बीस्ट की जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पर नए बीस्ट चाहिए और स्पेशली सिस्टर जू के लिए भी एक बीस्ट चाहिए होगा जो इसके साथ कंपैटिबल हो। सिस्टर जू कहती है लेकिन हम लोग कहाँ पर जाकर अपने लिए बीस्ट पकड़ेंगे क्योंकि सभी के सभी जितने भी हाइड आउट्स हैं उनके ऊपर किसी ना किसी बड़े सेक्टर या क्लैन ने कब्जा किया हुआ है। हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर से जाकर हम लोग अपने लिए बीस्ट पकड़ सके और एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट को पकड़ना होगा ताकि वो इस कंपटीशन में जितवा सके। तुम्हारा लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ पर हम लोग बीस्ट पकड़ सकते हैं। तो वो कहता है काफी साल पहले जब मैं अपने कुंचान को ट्रेनिंग देने के लिए गया था उस वक्त मुझे एक हाइड आउट मिली थी, एक केव मिली थी जिसके अंदर बहुत
बहुत ही पावरफुल बीस्ट रहते थे। मैं वहाँ पर जाकर अपने कुंचान को ट्रेनिंग देता रहा हूँ। तो वो उनसे कहता है कि मेरे साथ आओ, हम लोग अभी जहाँ से निकलते हैं। और इसी के साथ ही वो सभी निकल पड़ते हैं। वो चारों वहाँ पर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि मैं जहाँ पर इस रास्ते से पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो उनसे कहता है बस चुपचाप आगे बढ़ते रहो और देखते रहना कोई हमारे पीछे ना हो। और साथ ही वो रास्ते के ऊपर से पाँव के निशान भी मिटा रहा होता है। तो ज़ेंगी उसे कहते हैं तुम क्या कर रही हो। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग सीक्रेट हाइड आउट की तरफ जा रहे हैं, वरना बाकी के क्लैन के लोग वहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन साथ ही ल्यू फेंग कहता है कि हम लोग पहुंच गए, इन पत्थरों के पीछे वो जगह है, वो सीक्रेट हाइड आउट है जहाँ पर हमें वो बीस मिलने वाले हैं। वो सभी स्पेशल बीस हम लोग यहीं पर से पकड़ेंगे। तो ल्यू फेंग कहता है कि अब सभी लोग रेडी हो जाओ। जैसे वो लोग वहाँ पर पत्थर के पीछे से अपना मुंह निकालते हैं तो वहाँ पर पहले बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने अपने ट्रैप लगाकर बैठे होते हैं। तो वो सभी लोग इनकी तरफ देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग और इसके साथी जो होते हैं वो कहता है क्या यही वो सीक्रेट हाइड आउट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। और इसी के साथ सभी लड़कों को वहाँ पर एक चूहा दिखाई देता है। सभी लोग एक साथ उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं। सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और कहता है कि ये चूहा ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। सभी लोग वहाँ पर चूहे को पकड़ लेते हैं, उस बेचारे को बुरी तरह से दबा रहे होते हैं। एक कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है ये मेरा है, कहता मैंने पहले देखा है, कहता मैंने पहले पकड़ा। तो ज़ेंगी कहते हैं कि जूनियर ब्रदर ल्यू फेंग क्या यही वो जगह है जिसके बारे में तुम कह रहे थे जहाँ पर सभी लोग एक चूहे के लिए फाइट कर रहे हैं। सिस्टर जुई भी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब इस जगह के ऊपर कुछ सीक्रेट जैसा कुछ रहा है। तो ल्यू फेंग कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे आओ, कोई हमारे पीछे ना हो, यानी कोई हमें फॉलो ना करे, बस इस बात का ध्यान रखना। और वो लोग क्लिफ के ऊपर जाकर खड़े होते हैं और इसी के साथ में ल्यू फेंग वहाँ पर जंप लगा देता है। तो सिस्टर ज़ेंगी और सिस्टर जुई दोनों ही कहते हैं इसने क्या कर दिया, हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर कुछ ज्यादा तो नहीं प्रेशर डाल रहे थे जो इसने यहाँ पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर दी। तो वो लोग ऊपर क्लिफ के ऊपर से लटक कर नीचे देख रहे होते हैं कि क्या हुआ, कहीं वो गिरकर मार तो नहीं गया। इसी के साथ ही पौधा चांद अपनी बेलों के साथ उनको पकड़कर नीचे उतार लेता है और उनसे कहता है कि आराम से धीरे धीरे नीचे आ जाओ। यहीं पर वो हिडन हाइड आउट है जहाँ पर इसके अंदर एक केव है। तो वहाँ पर से वो पत्थर हटाता है और उनसे कहता है कि मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाओ, हमें अंदर जाना होगा। और वो उनसे कहता है कि पौधा चांद हमारी मदद करेगा जहाँ पर नीचे उतरने में। पौधा चांद उन सभी को वहाँ पर नीचे उतार देता है। वहाँ पर नीचे उतरने के बाद एक केव होती है। तो उनसे कहता है कि यही वो ट्रू हाइड आउट है जिसके बारे में तुमसे कह रहा था, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। थैंक यू उसे कहती है कि अगर लोगों को इस बारे में नहीं पता तो फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। तो फिर उसे कहता है कि मैं पहले जहाँ पर जगह के ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन तुम्हें जहाँ पर इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना, बल्कि इस बात के ऊपर ध्यान दो कि जहाँ पर एक लॉर्ड बीस्ट रहता है। लॉर्ड बीस्ट जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ज़ेंगी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है अगर लॉर्ड बीस्ट हम लोग पकड़ लेते हैं तो उसके बाद उसके साथ इस कंपटीशन को जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जबकि सिस्टर जुई को इस बारे में नहीं पता था कि लॉर्ड बीस्ट क्या होता है। तो वो उनसे कहते हैं कोई मुझे भी तो इस बारे में बताओ ना कि ये बीस्ट चीज क्या होती है, लॉर्ड बीस्ट क्या होता है। सभी बीस्ट एक जैसे नहीं होते। और इसके बाद अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि बीस्ट की कैटेगरीज क्या होती है। वो अपने दोस्तों को लेकर उस सीक्रेट केव के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ पर कुछ सीक्रेट एनिमल्स मिलने वाले हैं, कुछ सीक्रेट बीस्ट मिलने वाले हैं। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद उनको बताता है कि यहाँ पर एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट भी है। तो सिस्टर यू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो वो कह दिया मुझे भी तो इस बारे में बताओ ना कि तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो। जहाँ पर उनकी जो नई सेक्टर लीडर है वो उनको बताती है कि यहाँ पर इनका लेवल क्या होता है। तो उसको बताती है कि यहाँ पर बीस्ट के अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे सोल्जर लेवल होता है, जनरल लेवल होता है और एक लॉर्ड लेवल होता है। और उसके ऊपर सबसे पावरफुल बीस्ट जो होता है वो एम्परर लेवल का होता है। तो इसी के साथ सिस्टर जुई कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि तुम यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही हो। तो ग्रैंड मास्टर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फेल हो गई, मैं एक अच्छी ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकती। इसी के साथ ही ल्यू फेंग आगे बढ़ता और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि सिस्टर जुई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने एक कैट हो और एक तुम्हारे सामने बड़ा सा टाइगर, तो मुझे बताओ कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा। तो वो कहते हैं कि ये तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर टाइगर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो मैं ल्यू फेंग उसे कहता है लेकिन दोनों का लेवल तो सेम होता है, यानी कि दोनों अगर सेम चैंपियन लेवल पर हूँ। तो वो कहती है फिर भी टाइगर ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि वो बॉडी बिल्ड के हिसाब से और साथ ही अपनी टाइप की वजह से ज्यादा पावरफुल है। तो ल्यू फेंग उसे कहता है यही बात होती है। कुछ बीस्ट ऐसे होते हैं कि जिनका मिक्सचर पावरफुल होता है, कुछ बीस्ट ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी नेचर के हिसाब से ही कमजोर होते हैं। तो बीस्ट को यहाँ पर उसके पावर लेवल के हिसाब से उसका लेवल दिया जाता है, यानी कि जो चैंपियंस और अल्टीमेट लेवल्स ये तो उनके फाइटिंग एबिलिटीज के लेवल्स होते हैं, स्किल्स के लेवल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका जनरल 4 लेवल्स होते हैं जिनमें सोल्जर लेवल, जैसे कि मेरे पास पौधा और डॉगी चांद, ये दोनों सोल्जर लेवल के बीस्ट हैं। साथ ही सिस्टर ज़ूरोंग कहती है कि सिस्टर जुई आपको पता है ना कि हमारे ग्रैंड मास्टर के पास एक बहुत ही बड़ा खून हुआ करता था, यानी कि एक बड़ी सी मडफिश हुआ करती थी। वो एम्परर लेवल का बीस्ट था, बहुत ही पावरफुल बीस्ट था। तो मैं ल्यू फेंग उन लोगों से कहता है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है। अगर आप लोग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन और अपनी पावर्स को बढ़ाते हो, इसके साथ साथ आपका जो बीस्ट है उसके लेवल भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि आप एक सोल्जर लेवल के बीस्ट को भी यहाँ पर एम्परर लेवल के बीस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो जुई कहते हैं कि मुझे सही से समझ आ गई, मुझे क्या करना है। तो जू ल्यू फेंग से कहते हैं कि तुम समझाने में काफी ज्यादा माहिर हो, तुमने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। तो हमारी जुई कहती है कि इसका मतलब यह है कि अगर मुझे यहाँ पर एक पावरफुल बीस्ट चाहिए तो मुझे कभी भी यहाँ पर पौधा चांद या फिर तुम्हारे डॉगी चांद की तरह किसी बीस्ट को चूज नहीं करना, बल्कि मुझे यहाँ पर एक पावरफुल बीस्ट को ढूंढना होगा। तो ये बात सुनने के बाद बेचारा पौधा चांद उदास हो जाता है। तो जुई उसे कहती है कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम भी तो काफी ज्यादा कमाल कर पावरफुल मॉन्स्टर हो। तो ग्रैंड मास्टर से कहती है कि हाँ यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, तुम यहाँ पर अगर एक लॉर्ड लेवल के बीस्ट को ढूंढ भी लेती हो तभी तुम उसे अपने पास नहीं रख सकती, यानी कि तुम उसे टेम नहीं कर पाओगी। एक इंसान यानी एक हंटर जो होता है उसकी स्पिरिचुअल स्पेस बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। जैसे कि हम लोग हैं, मैं और मेरी सिस्टर जूनियर सिस्टर हैं, हम दोनों यहाँ पर अगर किसी बीस्ट को पकड़ लेते हैं तो वो कम से कम सोल्जर रैंक का या फिर जनरल रैंक का होना चाहिए। कितनी प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल रैंक के एक ही बीस्ट को अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर रख सकते हैं। तो इस बात से वो और भी काफी हैरान होती है और कहती है कि स्टोरेज स्पेस क्या होती है, उसके अंदर कैसे बीस्ट को रखा जाता है। तो वो से कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, और ग्रैंड मास्टर से बताती है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट के अंदर हम लोग अपने बीस्ट को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जब भी हम इन्हें समन करते हैं तो वो हमारे स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर होते हैं और फौरन से वो बाहर निकल आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ल्यू फेंग के पास उसके 2 बीस्ट हैं, यानी कि पौधा चांद और साथ में उसका डॉगी चांद, वो दोनों उसकी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर रहते हैं। लेकिन वो
दोनों सोल्जर लेवल के बीस्ट है। सोल्जर लेवल के बीस्ट छोटे होते हैं, लेकिन लॉर्ड लेवल के बीस्ट के लिए ज्यादा स्पिरिचुअल स्पेस चाहिए होती है, वो ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। मतलब यह है कि अगर तुम यहाँ पर एक लॉर्ड लेवल के बीस्ट को पकड़ भी लेती हो तब भी वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि तुम उसे अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर कंटेन नहीं कर पाओगी। लेकिन मैं और ज़ेंगी हम दोनों यहाँ पर लॉर्ड लेवल के बीस्ट को पकड़ सकते हैं, और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर बीस्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ज़ेंगी कहती है चलो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लॉर्ड लेवल के बीस्ट को पकड़ते हैं। तो वहीं पर रास्ते में उन्हें रॉक लेवल के बीस्ट दिखाई देते हैं। तो जो कहती है कि ये किस किस्म के बीस्ट है, काफी वीक लग रही है। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ ये काफी वीक है, इन्हें फ्लोरल रॉक्स कहा जाता है, ये किसी काम के नहीं है, इनको यहाँ पर रखने का कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से हम इनको नहीं लेंगे। जबकि सिस्टर जू कहती है कि ल्यू फेंग तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तुम्हें बीस्ट के बारे में सब कुछ पता है। ज़ेंगी कहती है ऐसे लगता है जैसे ये हमारा ग्रैंड मास्टर है, जबकि हमारा ल्यू फेंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो सिर्फ एक गार्डनर, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इनके बारे में काफी कुछ पता है। तो जब वो लोग वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक 3 टेल वाली फॉक्स आ जाती है, वो एक फायर फॉक्स होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर तो एक फायर फॉक्स है। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है ये काफी अजीब बात है, यहाँ पर एक 3 टेल वाली फायर फॉक्स कैसे हो सकती है, ये तो अल्टीमेट लेवल पर पहुंची हुई है, क्योंकि जो नेचुरल बीस्ट होते हैं वो यहाँ पर अपने लेवल को आप नहीं कर सकते। नेचुरल बीस्ट कभी भी यहाँ पर अपने आप को खुद इवॉल्व नहीं कर सकते। और हमारा ल्यू फेंग जल्दी से अपने साथियों से कहता है कि पीछे हटो, संभल कर रहना, यहाँ पर कोई तो है, कोई इसका ओनर है जो यहाँ पर पहले से मौजूद है। और इसी के साथ ही ल्यू फेंग के पीछे से एक लड़का निकलता है और अपने ब्लेड के साथ हमारे ल्यू फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ल्यू फेंग बड़ी तेजी के साथ अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो वो लड़का उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, ये जगह मेरी है, और अगर तुम लोग यहाँ पर रहोगे तो फिर मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा और मुझे मारना ही पड़ेगा। तो ज़ेंगी उसे कहते हैं कि जगह तुम्हारी कैसे हो सकती है, ये स्पिरिचुअल बीस्ट की हाइड आउट है, और अलायंस यानी कि जो हमारी लीग है उसके आर्डर्स के मुताबिक कोई भी किसी भी जगह के ऊपर से जाकर अपने लिए बीस्ट को चूज कर सकता है, अपने लिए टेम कर सकता है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि जगह के ऊपर मेरा कब्जा क्यों है, और साथ ही अपनी फायर फॉक्स से कहता है कि फायर फॉक्स चलो जल्दी से अटैक करो। तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा हम लोग क्या करें, इसके पास स्पिरिचुअल बीस्ट है लेकिन हमारे पास स्पिरिचुअल बीस्ट भी नहीं है। जबकि हमारा ल्यू फेंग जो होता है अपने हाथ में अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और अपने साथियों से कहता है हमें से बेवकूफ बनाना है, अपनी स्पिरिचुअल रिंग को एक्टिवेट करो और साथ उसके कलर्स को चेंज करो, इसे ऐसे लगना चाहिए कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे बीस्ट पड़े हुए हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग भी अपनी अपनी रिंग्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे फाइट किए बिना इस जगह को छोड़ देंगे। इसी के साथ ही ज़ेंगी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग करती है, वो कहती है अगर तुम यहाँ पर से अभी चले जाते हो तो फिर यहाँ पर तुम बच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें हैंडल करने के लिए तुम अकेली काफी हूँ। बाकी दोनों से कहती है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं अकेले इसको हैंडल कर लूंगी, इसकी छोटी सी फायर फॉक्स मेरे सामने क्या ही कर पाएगी। और वो लड़का भी काफी घबरा जाता है और कहता है कि इसकी जो रिंग है स्पिरिचुअल रिंग वो अपने कलर चेंज कर रही है, इसका मतलब यह है कि इसके पास कम से कम 5 से 8 स्पिरिचुअल बीस्ट हो सकते हैं इसकी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर। और वो घबरा जाता है और उसकी फॉक्स जो होती है वो उसकी तरफ देखती है, तो वो कहता है फायर फॉक्स वापस आ जाओ। तो वो उनसे कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर किसको कौन सा स्पिरिचुअल बीस्ट मिलता है जिसको पहले मिलेगा वो उसका होगा, इसलिए यहाँ पर बाद में मुझसे फाइट मत करना। लीग के ऑर्डर्स के मुताबिक हम लोग किसी हंटर की जान नहीं ले सकते, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। और वो वहाँ पर से पीछे चला जाता है। जबकि इसी के साथ ही वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी एक्टिंग तो बिल्कुल परफेक्ट थी, आज हमने जहाँ पर अपनी जान बचा ली, वो भी जरा सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करके। ये लोग वहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें घर की आवाज आती है, क्योंकि वहाँ पर एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट अपीयर होता है। तो ये लोग कहते हैं कि ये किसकी आवाज है, तो ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है एक पावरफुल साउंड जो है ये एक लॉर्ड लेवल के बीस्ट की है। तो सभी लोग उसी तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, वो लड़का और अपनी उसकी फ्लेमिंग बीस्ट यानी वो भी उसी तरफ भाग कर जाते हैं। तो ल्यू फेंग और सभी लोग जैसे वहाँ पर पहुंच जाते हैं उनके सामने वहाँ पर पत्थर के ऊपर एक बीस्ट बैठा होता है जो कि एक राइनो पांडा होता है। तो वो लोग कहते हैं ये तो एक राइनो पांडा है और ये एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट है। हालांकि वो बीस्ट सिर्फ और सिर्फ चैंपियन लेवल पर होता है, अल्टीमेट लेवल पर भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो लॉर्ड लेवल का बीस्ट है तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही होने वाली है। तो ल्यू फेंग कहता है कि इसके पास स्पेशल मूव्स हो सकते हैं, स्पेशल स्किल्स हो सकते हैं, इसी वजह से सभी लोग संभल कर रहना, ये फाइट काफी ज्यादा टफ हो सकती है। जबकि वो दूसरा लड़का जो होता है वो कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम लोग यहाँ पर इसको ले सकते हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जो पहले इसको ले लेगा ये उसका हो जाएगा। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने फ्लेम बेस को आगे भेजता है, वो अपनी फायर फॉक्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। तो जैसे फायर फॉक्स अपनी पूंछों के साथ उसके ऊपर अटैक करती है तो वो राइनो पांडा जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपने स्पेशल स्किल को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पर से रोशनी निकलती है। जब वहां पर से रोशनी निकलती है तो वो रोशनी जो होती है उसके अंदर से कुछ ऐसी बीम्स निकलती हैं, कुछ फायर फ्लाइज की तरह की रोशनी बीम्स निकलती हैं जो कि जाकर उस लड़की और साथ में फायर फॉक्स के साथ टकराती हैं। तो ये देखकर सिस्टर यूई कहती है कि ये अचानक से क्या हो रहा है, उस लड़के के साथ क्या हो रहा है। तो वो लड़का वहां पर चिल्ला रहा था और साथ उसकी बॉडी के कलर्स खत्म हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या हुआ, उसकी बॉडी और साथ में उसके कपड़ों के कलर्स भी खत्म हो जाते हैं। ल्यू फेंग अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग जल्दी से छुप जाओ, मुझे लगता है कि ये स्किल बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या तुमने देखा उसके सारे के सारे कलर चले गए। जबकि ज़ेंगी चिल्लाकर से कहती है कि जूनियर क्या तुम यहाँ पर अपने आप को संभाल लोगे। सिस्टर यूई से कहती है कि उसके पास कम से कम स्पिरिचुअल बीस्ट तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। और वो सभी लोग जाकर पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, सिर्फ और सिर्फ छुप कर देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअल बीस्ट भी नहीं है। लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर राइनो पांडा के इस स्पेशल मूव के बारे में नहीं समझ आया कि उसने यहाँ पर कौन सा स्पेशल मूव को यूज किया है। साथ ही वो राइनो पांडा हमारे ल्यू फेंग के ऊपर भी अटैक करता है और उसके साथ भी वो एनर्जी बीम टकराती हैं। तो ल्यू फेंग के कलर्स भी उड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये किस किस्म की स्पेशल स्किल है और किस किस्म की एबिलिटी है कि इसने उन दोनों के कलर्स ही उड़ा दिए हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।